बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, कल हमने फेयर वैल्यू से शुरू किया था। सही है जी। आपका अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी से करके दिखाओ। आपको अगर इसको अमोर्टाइज कॉस्ट से भी करना है वैसे, तो क्या फेयर वैल्यू उसी में निकल जाएगा? तो आपको खाली कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखना है और फेयर वैल्यूएशन को अलग रखना है। जी जानी, लाइक आपने क्लास ली थी वो वाली। हाँ आप बताएं, आप पूछें क्या पूछना था उसमें जल्दी से। रिडेम्पशन एट प्रीमियम का मतलब ये है कि आपको आखिर में 100 रुपए से ऊपर पैसे मिलेंगे। लेट से 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे तो वो 2 रुपए की जितने भी बॉन्ड्स पे इनकम है वो ओवर द पीरियड रिकॉर्ड हो जाएगी। तो एनालिसिस के वक्त आएगी, तुम्हें पता था कितनी इनकम आएगी, पर रिकॉर्ड तो 3 सालों में ही करोगे ना। वो आईआरआर के जरिए हो जाएगी, तो देखो आखिर में जो वैल्यू आती है वो ज्यादा आती है। वो रिकॉर्ड होते 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 इन्वेस्टमेंट में क्लब हो जाती है, अभी पैसे ले आते हो कमाएगी, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाता है ओवर द पीरियड। ऑलरेडी होती है ना, फेस वैल्यू के अंदर शामिल होती है ना। अब तुम्हें पैसे कम मिलेंगे, दैट मींस के एक्सपेंस उड़ जाएंगे वो 3 सालों में। सही है जी, बिल्कुल ये वाला सवाल करना जानी। चलें जी भाई। अच्छा भाई मुझे बताओ, इस सवाल में इसकी फेस वैल्यू कितनी है? सर 20,000 की है। डिस्काउंट मिला है कुछ? टेक्निकली 19,000 को मैं क्या कहूंगा भाई? सर फेयर वैल्यू का नाम देंगे इसको। ये भी डन हो गया। अच्छा, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है तुम लोगों ने? कितने की है वो? 380 बनता है। तो ये आ गया 19,380। ऐसा ही है भाई? ऑनलाइन में लो बताओ, ये तुम सबने सही किया था? ओके, आपने पहली एंट्री बनाई होगी सर इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, ऐसा ही है? चलें जी सर, अब मुझे एक बात बताएं प्लीज फोकस के साथ। सर ये आ गई इन्वेस्टमेंट और कैश, ये आ गया सर 19,380। ये तो हो गया डन यहां तक कहानी। अब मुझे एक बात बताएं सर, इसके बाद मैं बनाऊंगा एक शेड्यूल जिसमें ओपनिंग आएगा, इंटरेस्ट, कैश, क्लोजिंग, और सर फिर आएगी क्या? कैरिंग अमाउंट, इसके बाद फेयर वैल्यू, और फिर आएगा गेन या लॉस फॉर द ईयर। ऐसा ही है? और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं एजेट का बैलेंस। एजेट गेन लॉस कह लो या बैलेंस कह लो, बात एक ही है। प्रीमियम क्यों ऐड नहीं किया सारा? मुझे एक बात बताओ, क्या वो ऐसा प्रीमियम है जो आज मैं पे करता हूँ या मुझे मिलेगा? जो मुझे मिलेगा वो भी आखिर में मिलेगा, तो मैं आज कैसे ऐड कर सकता हूँ? सही है, वो तो ओवर द पीरियड इनकम के तौर पर रिकॉर्ड होगा ना सारा। बात क्लियर है? सही है, ये हमने देखा भी है बहुत बार बहुत सवालों में। ओके जी। सर पहला ईयर कौन सा है? 2019। सर 2019 में हमने कैपिटलाइजेशन की थी 19,380 की, ऐसा ही है? सर इस पे आपने इंटरेस्ट चिपका दिया कितने का? 7.7413%। अच्छा, टेक्निकली ये आपके कूपन रेट से ज्यादा है, ऐसा ही है ना? अच्छा, क्योंकि देखिए जो उसने वादा किया है वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ एक तो मुझे डिस्काउंट में मिला है, वो भी मेरा फायदा। आखिर में मुझे प्रीमियम मिलेगा, वो भी मेरा फायदा। तो आपको नहीं लगता कि जितने उसने कोट किए उससे ज्यादा ही आपका फायदा है? तो अगर उससे ज्यादा आपका फायदा है तो आपका एक्चुअल रिटर्न परसेंटेज में भी 5% होगा या उससे ज्यादा? ज्यादा ही होगा, तो सर वो भी अपेरेंटली मुझे दिखता है कि ज्यादा है। अच्छा, इंटरेस्ट कितना आता है भाई? पक्की बात, एग्जैक्ट यही है? अच्छा जी, कैश कितना? अच्छा सर, अभी उल्टी कहानी चल रही है, पैसे रिसीव कर रहा हूँ कम, इनकम बुक कर रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि आप इस पूरे टेन्योर में ज्यादा इनकम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ऐसा है? चलें जी सर,
वो देख लेते हैं भाई कितना है, 7.7413 है। ओके जी, गलत लिख दिया था भाई। सही है, अब सही हो गया ये। अच्छा भाई, इसके बाद क्लोजिंग कितना आ गया, 19880 आ गया। सर हम आसानी के लिए इस वाली चौरंगी को अलग रखते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट अलग चले, फेयर वैल्यूएशन अलग चले। अच्छा, अब लैपटॉप का माइक चल रहा है, अभी बता दें, 1 मिनट भाई, मैं जरा सही करूं। आप बताएं, अब आवाज सही है भाई? आज ये आवाज सही आ रही है बाबू? अब क्लियर है? नहीं है? अच्छा जी, अब सही है आवाज? वाह भाई वाह, लगा के गया, चल ही नहीं रहा। चले, आप सही है, मैं यहीं पे करीब होके बोल रहा हूँ, मैं वहां मूव नहीं कर रहा। साइडे जी, अच्छा अब मुझे एक बात बताएं सर, पहले साल तो कैरिंग अमाउंट भी यही होगी ना, 19880 यही होगी, सही है जी? अच्छा भाई, पहले साल के आखिर में आप 31 दिसंबर 2019 पे एक एंट्री बना लें, पैसे ले हैं भाई आप अपने कितने, 1000, इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट होगी डेबिट, कितने से? कोई ऐसा जिसने ये एंट्री बिल्कुल सही बनाई हो, डेबिट की थी। बाकी बात, अब लॉजिकली सोचो, आज आपने पैसे कम दिए ना, आपको रिकवर होंगे ज्यादा, तो ओवर द पीरियड इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए, इंक्रीज हो गया। वो भी किसकी वजह से, एडिशनल इनकम की वजह से, जो आप कितने सालों में रिकॉर्ड करेंगे, 3 सालों में। ऐसा ही भाई, ये उल्टा केस है उसका। सर कैश कैसे रिसीवेबल आएगा ना, कैसी बातें कर रहे हो भाई, कूपन नहीं दोगे हर साल? अहमद, ये पहली क्लास है जिसमें हम ये कर रहे हैं। हाँ भाई। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताएं सर, इस वाली एंट्री के बाद आपकी कैरिंग अमाउंट आ चुकी है ये वाली। अब क्या मैं इस पे रखूं या फेयर वैल्यू पे लेके जाऊं? फेयर वैल्यू पे लेके जाएं तो सर फेयर वैल्यू पहले साल की कितनी है, 19400। सर हम 19400 पे अगर लेके जाएंगे तो क्या मुझे पहले साल में लॉस दिख रहा है? चलें, लॉस कितने का, 480। एजेड का भी यही है। चलें सर, आपने किया ये कि 31 दिसंबर 2019 पे एक और एंट्री बनाई, ओसीआई डेबिट, और ये हो गई इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, कितने से भाई, 480। सर अभी तो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है कि अभी मैं इसको बेचूं, क्या मुझे नुकसान है? ऐसा ही है सर। फेयर वैल्यू क्या है 2020 की, जानी अभी दिखा तो दी, ये दी ना। सही है भाई। अच्छा जी भाई, अब अगला साल मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ भाई बाजवा, मुझे एक बात बता, अगला साल क्या 19880 से शुरू करो या 19400 से? 19880 से। क्यों सर? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को अलग चलाना है, वरना ओसीआई पे भी क्या लग जाएगा, पीएल में चला जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। तो सर हमने किया ये कि 2020 पे किया और ये आ गया 19880। अब हम इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी पीएनएल की चीज अपने हिसाब से चलेगी, फेयर वैल्यूएशन अपने हिसाब से चलेगी। कितनी आ रही है इंटरेस्ट पे, 1538 से ये 1000 ही रहा। यही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ सोच के, अगर ये अमोर्टाइज कॉस्ट का मॉडल होता तो पहले साल, दूसरे साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट पे कितनी आ रही होती, 20418 ना। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर अमोर्टाइज कॉस्ट का मॉडल होता तो मेरी इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में अमोर्टाइज कॉस्ट पे कैरी हो रही होती, और वो अमोर्टाइज कॉस्ट की अमाउंट क्या होती, 20418। सही है ना भाई, क्योंकि फिर वो फेयर वैल्यू मॉडल होता ही नहीं। पर अब मुझे एक बात बताओ, अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो पहले साल के आखिर की पूछ रहा हूँ तुमसे, पहले साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट कितने पे होगी? सर 19400 पे होगी, 19400 पे होगी अगर मैंने कौन सा मॉडल ऑप्ट किया हुआ है, फेयर वैल्यू मॉडल। बात क्लियर है? अच्छा जी सर, अब मुझे एक बात बताएं, क्या कैरिंग अमाउंट 20418 है? नहीं, 20418 तब होती जब अगला लास्ट ईयर आपका शुरू होता 19880 से। तो आपका लास्ट ईयर इससे शुरू
नहीं हुआ। पहले तो आप एक अमोर्टाइजेशन की एंट्री बनाए ना, आप यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 पे कैश लेके आए कितना, इंटरेस्ट इनकम कितनी 1538। सर आपने इन्वेस्टमेंट को फिर डाइवर्ट किया 539 से। अब मुझे आप एक बात बताएं भाई, ये 538 है ना ये, अच्छा भाई अब अगर मैं आपसे कैरिंग अमाउंट पूछूं इन्वेस्टमेंट की, तो आप सब मुझे एक बात बताएं, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कुछ इस तरीके से निकलेगी कि 19,400 में मैं ये ऐड कर दूं, ऐसा ही तो कितनी आ रही है 19, यही है भाई। चलें सर, हमने ये कैरिंग अमाउंट निकाल ली और ये हमने ऐसे निकाली, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि याद रहे। सर हमने लास्ट ईयर शुरू किया था 19,400 से, इसमें मैंने ऐड कर दिया 538, ऐसे ही है भाई। हाँ भाई, और बताओ, सबने ये किया था। चलें जी सर, अब आ गई आपकी कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट आने के बाद फिर इसको किस पे लेके जाऊं, फेयर वैल्यू पे कितनी है 20,400 आ गया सर। अब क्या गेन आ गया, अच्छा अब मुझे बताओ नेट मेरे पास आज तक का गेन आ गया कितने का, 18 का लॉस। चलिए जी सर, अब मुझे बताएं, इसकी मुझे एंट्री बनानी पड़ेगी यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट डेबिट, हाँ भाई यहाँ तक कोई पंगा। अच्छा जी भाई, सर कैरिंग अमाउंट को लेस करके आता है ना, तो भाई यही तो गट्टू तोता नहीं बनना। अमोर्टाइजेशन का मतलब यह है कि अमोर्टाइजेशन हमेशा सिर्फ एक्सपेंस की नहीं होती है, इनकम भी रिकॉर्ड हो सकती है। इस वाले सवाल में भाई कुनैन एक बात देख के बताओ, यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रही है या क्रेडिट, डेबिट। यानी टेक्निकली आप अगले 3 सालों में ज्यादा इनकम बुक कर रहे हो, और ज्यादा इनकम बुक करके टेक्निकली वो रिसीवेबल के तौर पे इन्वेस्टमेंट के अंदर पार्क हो रही है। तो क्या मैं ऐड करूंगा लेस करूंगा, ऐड करेंगे तो जैसा सवाल का नेचर है वैसे उसकी अकाउंटिंग है। क्लियर है हुनैन, ओके जी। तो देखो यार प्लीज ये रटा नहीं लगाओ कि हमेशा माइनस होता है तो माइनस होता है। तभी मैंने कल क्या कहा था कि किसी बच्चे को ये नहीं देखूं कि उसमें प्लस माइनस क्या हुआ है। लॉजिकली सोचो, जितने में थी कितने से इंक्रीज डिक्रीज कैरिंग अमाउंट आ गई, सही है जी। सर 20418 में से 480 करेंगे, 20418 में से क्या माइनस करें, तो जाहिर सी बात है लास्ट ईयर वाला है ना वो भाई। जैन मेरी चौरंगी, देखो कौन बोल रहा है आंसर करने को, 20418 मस्ती क्या है, अलग है ना, कॉन्ट्रैक्ट को अलग चलाओ। ये कल भी मेरी डिस्कशन हुई है तुमसे, सही है जी। मैं फिर कह रहा हूं कि भाई 20418 में मुझे भी पता है कि मेरा फेयर वैल्यू का लॉस शामिल है, ऐसा ही है। तो तुम क्यों अपने हिसाब से चीजें लेके चल रहे हो, जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इस तरीके से करना है। फिर फंसोगे अगर 3-4 गेम डाला एक साथ, फिर क्या करोगे। सही है जी, मैं फिर कह रहा हूं अपना दिमाग आपको इसमें नहीं लगाना, खुदा के वास्ते जहन देखो, तेरी माँ की कसम है जो मैं कह रहा हूँ वो कर। सही है जी, अपना दिमाग नहीं लगा। कल भी ये हमारी डिस्कशन हुई है कि भाई आप इसमें ऐड नहीं करिए। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि सर इसके अंदर तो गेन शामिल होगा ना, इसी का ही डिफरेंस है तो ये हटा दो। मैंने कहा भाई हटा के आंसर तो सेम आएगा, तो आपको करना क्या, लॉजिक पे जाना है। जितने पे थी, जितने से प्लस माइनस हुआ, जो बच गया वो कैरिंग अमाउंट है। सही है जैन, खुदा के वास्ते इसको फोकस करो, इस चीज को लेके चलो। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं सर, ये साल तो हो गया खत्म, अब मैं जो अगले साल की ओपनिंग रखूं वो क्या रखूं। हाँ भाई 20,400, 20418। चलिए सर ये आ गया 20418, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट को अलग चलाऊंगा। इंटरेस्ट कितना 1580, कैश आ गया वही 1000, क्लोजिंग कितना। अच्छा पहले सिर्फ एक चीज समझे बच्चों, आप आपने देखो एक तो 1000 रुपए कम दिए थे और आपको आखिर में 1000 रुपए ज्यादा मिलेंगे, और तो टेक्निकली कुल मिला के 2000 ज्यादा मिलेंगे। क्या बात समझ आ रही है, जल्दी बताओ। देखो आपने 1000 रुपए कम दिए डे वन पे, और आपको 1000 रुपए आपकी अमाउंट से ज्यादा मिलेंगे, यानी फेस वैल्यू के ऊपर और 1000। टेक्निकली एडिशनल इनकम कितनी, अच्छा आपको एडिशनल कॉस्ट कितनी दिखती है 380, ऐसा ही है। तो आप फिर मुझे खुद एक बात बताएं, 2000 एडिशनल कमाई
और उस एडिशनल कमाई में से 380 एडिशनल कॉस्ट है आपकी, तो नेट आपकी बेसिस पे एडिशनल कमाई बचती है या एडिशनल कॉस्ट बचती है? कमाई। तो अगर एडिशनल कमाई है तो सर आपका आईआरआर क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो आपके सामने यहाँ पे आईआरआर आपका ज्यादा है, तो टेक्निकली जो सामने वाला बंदा रिटर्न ऑफर कर रहा है आप उससे ज्यादा कमा रहे हैं, और अगर उससे ज्यादा कमा रहे हैं तो मुझे आप खुद एक बात बताएं, उससे ज्यादा कमाई भी तो रिकॉर्ड होनी चाहिए ना। कितने सालों में? 3 सालों में सर वो रिकॉर्ड होती हुई दिख भी रही है। क्लियर है जी? अच्छा अब मुझे एक बात बताएं सर, ये तो एंट्री बन गई, या पहले इसको इस पे ले आए 31 दिसंबर 2021 कैश आप ले आए कितना भाई? इंटरेस्ट इनकम कितनी? 1580। अच्छा भाई आ गया 580 का इन्वेस्टमेंट डेबिट, ऐसा ही है। चलें जी, लाइबा कह रही है सर फेयर वैल्यू से कम है तो प्रॉफिट होना चाहिए ना सर, कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से कम है। किसकी बात कर रही हो लाइबा? कैरिंग अमाउंट कम है, फेयर वैल्यू ज्यादा है, तो ये प्रॉफिट तो बुक किया है मेरी बहन, और क्या बुक किया था मैंने? ये गेन ही तो है, ये देखो ये क्या है। लाइबा पहली वाली एंट्री पूछ रही है। लाइबा फोकस करें, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है फेयर वैल्यू कम है तो लॉस है, प्रॉफिट कैसे हो सकता है? एक चीज 19,880 पे है, 19,400 पे जाना है तो 800 ज्यादा होता है, 400 ज्यादा होता है? लाइबा क्लियर है? 800 ज्यादा होता है ना, तो लॉस बुक करूंगा, गेन कैसे बुक कर सकता हूं? मैं वेट कर रहा हूं, इतना बताएं मुझे। ओके चलें। अच्छा भाई अब मुझे एक सब बात बताओ, आपकी कैरिंग अमाउंट क्या 21,000 या कुछ और है? अच्छा वो कुछ और निकालने का तरीका प्लीज सुनना, वो कुछ और निकालने का तरीका ये है कि आप लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू को पिक करें और इस साल का जो प्लस माइनस है वो ऐड लेस कर लें, ऐसा ही है। तो सर मुझे एक बात बताएं, 20,400 में मैं क्या ऐड करूं? 580 ऐड करें, कितना आ गया? 20980। अच्छा भाई यहाँ लिख भी देते हैं सर, ये 20,400 में आपने 580 ऐड कर दिया, ऐसा ही है भाई? ये सीधी सीधी आपकी कैरिंग अमाउंट आ गई। अब मुझे एक और बात बताओ सर, जब आपकी ये कैरिंग अमाउंट आ गई अब इसको किस पे लेके जाऊं? या सर एक बात, वैसे ही फेयर वैल्यू दी भी नहीं है 21,000। अच्छा तो फिर ये हमें कैसे पता? सर रिडेम्पशन आ चुकी है और रिडेम्पशन पे आप सिर्फ उतने ही लेके जा सकते हैं जितने एग्री हुए हैं, और एग्री क्या पार वैल्यू हुई है, डिस्काउंटेड वैल्यू हुई है, प्रीमियम हुआ है, प्रीमियम। तो सर दैट मींस कि आखिर दिन पे वही अमाउंट होगी जो मैक्सिमम एग्रीड है, और वो कितनी है? 21,000। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपका लॉस या गेन आ रहा है? कितने का? अच्छा 20 का आ रहा है, ये राउंड ऑफ का मसला है, तो मैं इसको 18 कर लेता हूँ, सही है जी। अच्छा 18 का गेन आया, ये क्या हो गया? 0 हो गया। अब सर इसकी एक और एंट्री बना लें आप, इन्वेस्टमेंट डेबिट ओसीआई क्रेडिट कितना? 18 से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपका कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल बचा? अच्छा पर क्या उतना कमाया जितना एग्रीड था? अच्छा इन सब का सम करो इंटरेस्ट का, कितना आ रही है? 4620। सही है। अच्छा आप प्लीज इधर फोकस करें, देख ले भाई जैन, या तो लास्ट एंट्री देख ले, ये ले भाई पहले, सही है जल्दी से। अच्छा ये बात मुझे पहले से ही दिन पे पता थी, सुनना इधर, अगर मैं इसके एनालिसिस करूं, सर मेरी नॉर्मल इनकम कितनी थी? 20,000 की फेस वैल्यू थी, 5% का रिटर्न था 3 साल का, कितना आता है? 3,000 तो मैं सीधे सीधे कमाता जो किसने ऑफर किए हैं? इशूअर ने। सही है भाई, रिटर्न ऑफर्ड बाय इशूअर। अच्छा भाई अब मुझे एक डिस्काउंट मिला 1000, क्या आपको ये पैसे वापस भी मिलेंगे? यस सर, क्योंकि आज आपने कम दिए, आपको पैसे मिलेंगे ज्यादा। और सिर्फ ये नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर एक और 1000 मिलेगा, ऐसा ही है? ये कितने हो गए? 5,000। यार सर यहाँ पे इनकम तो यार ही है, ट्रांजैक्शन को एडिशनल पैसे आपने खर्चा किया है वो कितना है? 380।
सर 380 हमने माइनस किया, यही है भाई। तो सर हमें डे 1 पे जब एक चीज पता थी तो हमने सिर्फ अकाउंटिंग के मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए इसको कैसे रिकॉर्ड किया, ओवर बात समझ आती है। अच्छा भाई फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई भी आसान है। चलें जी अगले सवाल पे, ये आ गया भाई आपका अगला क्वेश्चन। जी या नहीं, जूम करूं? सही है भाई, अब बिल्कुल ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से करना है। देख के करना ये सवाल, बस आज जब तक ये करें तो हम शुरू करते हैं इसको। अच्छा भाई इस वाले सवाल में फेस वैल्यू तो आपको दी हुई है, वो कितनी है भाई? 100 है। तो 100 में से मैंने कितने खरीदे पहले ये बताएं? 10,000। तो क्या 1 मिलियन आ गया? अच्छा प्रीमियम मुझे बाय डिफॉल्ट इसने बताया नहीं है, बट हाँ मैं फेयर वैल्यू देख के निकाल सकता हूँ, वो है 7.5 पर बॉन्ड। कितना आ गया सर ये? 75,000 आ गया। अच्छा जी ये आ गया सर सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितने परसेंट है सर? 2.5%। कितनी आ गई? 26,875। ये टोटल कितना आ गया? 1101,875। हाँ भाई सबने यही निकाली थी कैपिटलाइज अमाउंट। चलें जी वेरी गुड। अच्छा भाई मुझे अभी अपेरेंटली ये देख के पता है कि 75,000 मेरी एडिशनल कॉस्ट है और 26,875 भी मेरी जेब से एडिशनल लगा है। तो मजे की बात ये कि आखिर में मुझे पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, तो वो मेरी एडिशनल इनकम है। और ये सब कुछ मिल मिला के नेट होके आईआरआर में इनकॉर्पोरेट हो गया होगा, तो मुझे उसकी टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो सर अब अगर यहाँ पर मैं इसको फोकस करूं तो सर जनवरी 1 2019 20 है। तो सर मैंने एक एंट्री बनाई होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, ऐसा ही है भाई। चलिए जी सर ये आ गया सर 1101,875। अच्छा भाई सर पहले साल की अगर मैं अमोर्टाइजेशन की एंट्री बनाऊं तो पहले ओपनिंग इंटरेस्ट कैश क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू फॉर द ईयर का गेन या लॉस, और सर ये आ गया एजेड। अच्छा जी सर अब मुझे एक बात बताएं, पहले साल 2020 में मुस्तफा कह रहे हैं सर ऐसा हो सकता है कि वो बोले आईआरआर की परसेंटेज निकाल के दो सारी इनकम और एक्सपेंसेस को इनकॉर्पोरेट करके। अब तक तो मैंने देखा नहीं है, मैं फिर भी एक बार आपकी ग्रिड चेक करके बता दूंगा, होगा तो मैं वैसे भी आपको सिखाऊंगा क्लास के बाद। सही है, मतलब जब ये खत्म होगा टॉपिक। सेट है भाई, क्योंकि ये सारी चीजें वो कॉस्टिंग में पूछेगा एमएफए में पूछेगा, तो उसका यहाँ पे टेस्ट करना बनता नहीं है, ये सारी वहां की चीजें। हाँ भाई इस पे इंटरेस्ट इनकम कितनी? 8341 है। चलो डू कर लेते हैं भाई। कैश कितना? क्लोजिंग? अच्छा भाई कैरिंग भी यही है 1105,217।
अच्छा फेयर वैल्यू मुझे पर बॉन्ड या डिवेंचर की दी हुई है, ऐसा ही है, प्रेफरेंस शेयर सॉरी रिडीमेबल वो भी कितना दिया भाई ये 115। तो 115 को अगर हम मल्टीप्लाई करें कितने से 10,000 से कितना आ गया, यही है। अच्छा भाई क्या आपका गेन है लॉस है, गेन है कितने का 783 का। अच्छा भाई ये भी 44783 का गेन आ गया। सर आपने फिर 31 दिसंबर पे एक एंट्री बनाई होगी 2020 पे, कैश आया होगा कितने का 225 का। इंटरेस्ट इनकम आपकी कम हुई है कितने से, और सर आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई क्रेडिट डेबिट होगी, हमने ज्यादा बुक किया है, ओके। यही भाई 3342। अच्छा भाई सर पहला साल तो खत्म, पर मुझे एक बात बताएं, मुझे फेयर वैल्यू की भी एंट्री बनानी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट और OCI क्रेडिट, ये हो गया 4478। हाँ भाई यहाँ तक सही बनाई थी। चलें जी सर इसको अब हम जरा अगले साल लेके चलें 2021 में, अगर हम फोकस करें तो सर इसको यहाँ पे अलग कर देते हैं बीच से। हाँ भाई 2020 का या 21 का ओपनिंग 1115 रखूं या कॉन्ट्रैक्ट वाली अमाउंट। सर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, फिर आ यार कम क्यों है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से। ओवर द पीरियड आप गेन तो बुक कर रहे हो, बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से परसेंटेज आपकी ओवरऑल क्या रिकॉर्ड हुई है, कम रिकॉर्ड हुई है, सही है जी। एंट्री दिखा दें, एंट्री देख लें जानी ये रही, सेट है। अच्छा पहले बताओ पहले साल की एंट्री किस किसने बिल्कुल सही बना ली थी, क्लियर है, ओके जी बेहतरीन है। अब सर हमने कॉन्ट्रैक्ट वाली अमाउंट यहाँ पे चिपकानी है जो कि है 1105,217, ऐसा ही है। इस पे जरा मुझे बताएं कि आपकी इंटरेस्ट इनकम कितनी आ रही है 229034। सर ये 225 ही आया, क्लोजिंग कितना डबल 09251। चलिए जी सर, अच्छा क्या मेरी कैरिंग अमाउंट बच्चों यही होगी 1109,251 या कुछ और होगी। अच्छा कुछ और इसलिए होगी क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने अपने पास रखा हुआ था वो फेयर वैल्यू पे रखा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट पे नहीं रखा हुआ था, तो उसके लिए एक हल है। हल ये है कि आप लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू को उठाएं, उसमें से इस साल की अमोर्टाइजेशन को या इंक्रीज को एड लेस करें, क्या आपको कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी। चलिए जी, पर उसके लिए पहले आपको एक एंट्री बनानी पड़ेगी 31 दिसंबर 2021 पे। कैश आपके पास आ गया कितना 225, इंटरेस्ट इनकम कितनी सर 2290। अच्छा इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट 4, यही है। अच्छा भाई अब आप एक काम ये करें कि 1150,000 में 4034 को क्या करें ऐड करें, कितना आ गया 1154,034। चलें जी सर ये तो आ गई मेरी कैरिंग अमाउंट, क्या आप इसको इस पे रहने दूं या फेयर वैल्यू पे लेके जाऊं। फेयर वैल्यू पे लेके जाओ, मैं गया भाई मैंने देखा कि फेयर वैल्यू चल रही है कोई 122। अब 122 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, यही है। अच्छा भाई फिर आपको गेन आ गया कितने का गेन 65। अच्छा एजेड का गेन कितना आ गया, यही है। अच्छा 110750 यही है। अच्छा अगर मैं वैसे बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाऊं तो क्या आपको पता है कि 2021 में मेरी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इतने पे आ रही होगी, ओसीआई का बैलेंस कितना आ रहा होगा 110750। देखो यार ये अकाउंटिंग के साथ साथ खुदा के वास्ते याद रखना, रिपोर्टिंग का पेपर है वो आपको नीचे लिख के देगा, प्रिपेयर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 2021।
तो आपको सारी कैलकुलेशन करके कहां तक पहुंचना होगा 2021 तक, और एंट्री बनाओगे तब प्लस माइनस सही होगा। बात समझ आती है? अच्छा, फिर जब बैलेंस शीट के एक चकोर डब्बा बनाना, ऊपर लिखना बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2021, वहां पे इन्वेस्टमेंट कितने पे दिखा दोगे? इस पे दिखा दोगे। और नीचे इक्विटी में ओसीआई का बैलेंस कितना आ रहा होगा? इतना आ रहा होगा सर। दैट मींस कि हम हर टॉपिक में साथ साथ रिपोर्टिंग को भी कवर कर रहे हैं। क्या हमने उसमें इक्विटी सिक्योरिटीज में भी बैलेंस शीट बनाना सीखी थी, जिसमें इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी दिखाई थी, रिटेन अर्निंग भी दिखाया था, और ओसीआई का बैलेंस भी दिखाया था। ये भी देखा था कब कैसे चीजें ट्रांसफर होती हैं और क्या बैलेंस बच जाता है। क्लियर है जी? अच्छा, इसके बाद सर अगले साल का ओपनिंग पे जाने से पहले यहाँ पे एक एंट्री बना लें, इन्वेस्टमेंट डेबिट ओसीआई क्रेडिट कितने से 65966, ऐसा ही है भाई? चलेंगे जी सर। अब मुझे बताएं 2022 पे ओपनिंग क्या 12200000 रखें? नहीं? अच्छा जी सर, अब मैं यहाँ पे रखूंगा कितनी 251। सर वही कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट, इस पे इंटरेस्ट इनकम कितनी आती है 9870। सर ये 225 ही आ गया, ये कितना बच गया 1089। अच्छा जी, फिर मुझे ये पता है कि ये कैरिंग अमाउंट नहीं है, पहले अमोर्टाइजेशन की एंट्री बना लो सर 31 दिसंबर 2022। सर कैश हो गया डेबिट 225 से, इंटरेस्ट इनकम आ गई आपकी कितनी 228970। सर इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज करूं 4870। अच्छा, अक्लमंद इन्वेस्टर अगर हो ना तो उसको एक बात पता है, मैं 2 साल का कूपन ऑलरेडी खा चुका हूँ, फेयर वैल्यू ऊपर है, तो उसको क्या करना चाहिए? पर आप एक चीज याद रखें, एज एंड व्हेन ये मेच्योरिटी के करीब जाएगा ना, तो फिर उसकी वैल्यू कमाने के चांसेस क्या होते रहेंगे? क्योंकि कोई भी बेवकूफ इंसान ऐसा नहीं होगा जो आखिर में आके महंगा खरीदे। वो क्या बोलेगा, किसी और से खरीद लूंगा, तुमसे खरीदने की मुझे कोई नीड नहीं है। चलिए जी सर। अच्छा, ये वेस्ट कह रहे हैं कि सर 2289 क्लोजिंग गलत लिखाई है। हाँ, तभी तो नहीं खरीदेगा। 111421 ऐसा ही है। चलिए जी भाई, ये आ गया कॉन्ट्रैक्ट की क्लोजिंग, अब सही है, पक्की बात है। तो तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे थे भाई? अच्छा हो गया, सॉरी मेरी गलती है, बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, इधर देख लो सर, अभी ये क्लोजिंग है या वापस से कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी? अच्छा, कैरिंग अमाउंट निकालने का वही तरीका 12200000 में से इस साल की अमोर्टाइजेशन, चाहे वो क्रेडिट हो रही हो या डेबिट हो रही हो, एक्सेस करो। कितना आ गया 4870, यही है कैरिंग अमाउंट। अच्छा जी, अब जाके मार्केट में फेयर वैल्यू देखिए कितनी है 117, 117000। बाबू अब होने लगा है लॉस। अच्छा, पर एक बात तो तय, ये वो मार्केट वाला लॉस है, पर जो मैंने एग्री किया वो तो मुझे मिलेगा। हाँ, होशियारी करनी थी, बेचना था तो पिछले साल बेच देते, फायदा हो जाता। अब जैसे मेच्योरिटी के करीब जाओगे तो एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, लॉजिकल बात है। चलें जी, हाँ बिल्कुल, राउंडिंग ऑफ का मसला आ सकता है गुनैन, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा भाई, लॉस कितने का 54870 लॉस आ गया। अच्छा, आप कितना बचा? सर अब इसकी एक एंट्री बना लें सर, ओसीआई डेबिट 54। हाँ भाई, यहाँ तक सही किया था। चलें जी सर, मैं तुम्हें पास पेपर दिखाऊंगा, तुम खुद बोलोगे सर ये क्या मजाक है, इतने लेंथी क्वेश्चन करा के वहां पे आप देख लेना। वैसे अगर एक नजर भी लगे तो अब भी हो सकते हैं, इस स्टेज पे आ चुके हो कि पास पेपर आराम से हो सकते हैं तुमसे। सही है जी, पर अभी देख लेते हैं ये। अच्छा भाई, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट रखें 114141, इस पे इंटरेस्ट इनकम बताएं भाई। ये कितनी आ गई? यही है
अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, फेस वैल्यू तो 100 थी, ये आखिर में ये कैसे बचा? प्रीमियम। तो भाई आखिर में तुम्हारी तय की गई अमाउंट, कुछ भी हो जाए आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब रिडेम्पशन आती है तो रिडेम्पशन वैल्यू और फेयर वैल्यू आखिर में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, क्योंकि उस पर एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं होता। वेरी गुड जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए फिर एक मजबूरी में एंट्री बनानी पड़ेगी 31 दिसंबर 2023 पे। कैश हो गया डेबिट 225 से। इंटरेस्ट इनकम कितनी थी भाई? 230879। 5879 क्रेडिट होगी या डेबिट? नहीं सही कह रहा ना, ये 225 है ना। कोई ऐसा नशीब तो नहीं है इसमें डेबिट करके बैठा हो? हाँ ये बताओ, कोई ऐसा, तुम अम्मी की कसम सच बताओ, कोई ऐसा जिसने डेबिट की हो फ्लो में, या सबने क्रेडिट ही की? अभी 225 ये है, 23 समथिंग ये आ रहा है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होनी चाहिए डेबिट? क्रेडिट। अब मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ, अम्मी की कसम देके कोई ऐसा जिसने डेबिट की हो? जल्दी, अम्मी की कसम दी, सच बताओ। वेरी गुड। ऐसा अब देखो, फ्लो में ना ऐसे नहीं करना, चल भाई पीछे तो होता हुआ आप देखो, क्योंकि एज एन मैन वो करीब जा रहा है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेंज हो रही है, ऐसा ही है। तो अकॉर्डिंगली ये चीजें मैच के हिसाब से चेंज होगी, तुम्हें इंसान बन के ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है पीछे भी डेबिट हो तो चल भाई लगा दे डेबिट, एंट्री डबल डबल जा रही है, मैच ही नहीं है। अल्लाह के बंदो मैच देखो तो सही के 225 ऊपर है, क्रेडिट कम है, तो और बुक करने के लिए क्या करूं? क्रेडिट ही करना पड़ेगा ना, तुमने और चिपका दिया डेबिट। सही है, तो इस बात का ख्याल रखना खुदा के वास्ते। एक मिनट जानी। अच्छा सही है, ओके मेरी में बाजवा, एक मिनट। भंगी, ये 2,30,000 है। सही है, एक मिनट, हाँ सही है, ये 2,23 नहीं है, 2,30 है भंगी। चलो भाई सही कह रहे हो तुम लोग। मेरी मेरी गलती, मैं इसकी बातों में आ गया इधर। चलो भाई कितना आ गया बाजवा? तू कसम से तूने सारी इमेज की ना भाई? 579 हो गया। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, 1170,000 में आप ऐड कर दें कितना? 5879 कितना आ गया? 1175,879। अच्छा जी, अब मुझे इतना पता है कि ये फेयर वैल्यू इसकी इक्वल हो गई है। मैंने सर फेयर वैल्यू यहाँ पे ये रखी 1120,000 सर। टेक्निकली मुझे अभी 117 से 120 पे जाना है। क्या मुझे लॉस ऊपर दिख रहा है? गेन लॉस कितने का? 55,780 या 10 का है, तो हम इसको यूं कर लेते हैं भाई 880। ऐसा ही है भाई। मेरा क्लोजिंग कितना हो गया? 0 हो गया। तो सर हम एक आखिरी एंट्री बना लेते हैं भाई, ओसीआई डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से भाई? 55,888। ऐसा ही है भाई। ऐसे तो कुल मिला के 24 सवाल हो चुके हैं सही, अलॉन्ग विद एंटायर प्रैक्टिस। अपने पास जल्दी से हेडिंग डालें, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अभी टाइम दादा, नमाज के बाद पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ चाहिए तुम लोगों को। चलो जी, नमाज पर क्या हो, 10 मिनट में आना, मुझे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल शुरू करवाना है। सही है जी। अच्छा आज के दिन का टारगेट क्या है? तो आज के दिन जब मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल करवा दूंगा, फिर हम कंडीशन सीखेंगे कब कौन सी चीज कहाँ आती है, कौन सी कंडीशन मीट करने के बाद। सही है जी, जल्दी से आ जाओ, 10 मिनट का ब्रेक है बाबू जी। वो बनेगी, वो बनेगी, वो मैंने नहीं बनाई बस। हाँ उसके बाद बिल्कुल। सर अगर कैरिंग अमाउंट निकालनी होगी तो लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू में से इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी तो वो ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है जी जानी। एक दफा तो अभी आगे आएंगे ना, आगे सवाल में तीनों एक ही सवाल हुए होंगे ना, वो सब रिवाइज हो जाएगा। सही है हाँ।
मैं भी कर लेता हूँ सही माइक। हाँ सेलिंग वाली जो मैंने होमवर्क दिया था नहीं दिया ना, अब वो कराएंगे ना अभी करते हैं ना, रुक जा बताता हूँ ना। हमने 24 कर लिया ना, 25 में आ रहा है डिस्पोजल। आप लोग यार नमाज पढ़ लें जानी, मैं बिल्कुल आज नताशा आपको भेज दूंगा क्वेश्चन सेट है, आप लोग नमाज पढ़ें। हाँ जी ऑनलाइन वालों आपको आवाज आ रही है? ओके जी। अच्छा सर, हमने जैसे IFRS 9 शुरू किया था तो मैंने कहा था भाई 2 बंदों की अकाउंटिंग सीखनी है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो राइज देगा फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी इन इक्विटी ऑफ अनदर पार्टी। तो मैंने कहा भाई 2 बंदों की अकाउंटिंग सीखनी थी आपको, पहले इन्वेस्टर दूसरा इशूअर। फिर मैंने आपको एक चीज सिखाई कि भाई जो इन्वेस्टर बाबू हैं वो 2 तरीके की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटी। हमने सबसे पहले जो खत्म किया था वो कौन सी सिक्योरिटी? इक्विटी सिक्योरिटी। उसके कितने मॉडल थे? 2, फेयर वैल्यू थ्रू OCI और PNL। हमने उसको करके साइड में लगा दिया। हमने बोला सर फिर डेट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। डेट सिक्योरिटीज में कितने मॉडल? 3, पहला, दूसरा फेयर वैल्यू थ्रू OCI, तीसरा फेयर वैल्यू थ्रू PNL। यानी सर डेट सिक्योरिटीज के अंदर हमने कुल मिला के अब तक 2 मॉडल सीखे हैं। तीसरा मॉडल कौन सा बाकी है? PNL वाला। अच्छा, यानी ये बात तो तय है और समझ आती है कि फेयर वैल्यू थ्रू PNL में रखूंगा फेयर वैल्यू पे, गेन या लॉस कहां जाएगा? PNL में। बात तो समझ आती है ना। और फिर जैसे मैं कहता हूं कि अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे था, रखा फेयर वैल्यू पे था, चेंजेस कहां जा रहे थे? OCI में। बात क्लियर है? चलिए सर, हम सब ने हेडिंग डाली थी फेयर वैल्यू थ्रू PNL की। अच्छा जी, पहले तो एक बात ये बताओ कि जब फेयर वैल्यू थ्रू PNL का सवाल करूंगा, प्लीज इधर देखना यार, अगर मैं फेयर वैल्यू थ्रू PNL का सवाल करूंगा तो मुझे सबसे पहले एक बात बताएं कि इसमें भी तो इनिशियल रिकॉग्निशन होगी। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है इनिशियल रिकॉग्निशन इसमें होगी ओनली ऑन फेयर वैल्यू। इससे पहले के जो 2 मॉडल्स थे उसमें किस पे हो रही थी? फेयर वैल्यू प्लस। तो यहाँ पे क्यों यार ऐसा? सर आपका मकसद ही यही खरीदना बेचना और खरीदना बेचना। चलो देखो, एक बात तो तय है कि मेरे कोर्स में डेट सिक्योरिटीज का डिस्पोजल नहीं है, डेट सिक्योरिटीज का डिस्पोजल नहीं है। पर फिर भी मस्ती है मुझे, मैं एक सवाल कराऊंगा ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि कैसे इसमें से डी रिकॉग्निशन होगी। वो भी आसान है, जितने पे कैरी है उसको हटा दो, कैश ले आओ, बाकी गेन या लॉस बुक कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी। वेरी गुड। या तो OCI में जाएगा या तो PNL में जाएगा, वो तो सीधी सीधी कहानी है, वो भी सीख लेंगे। पर पहले वो सीख लेते जो कोर्स का पार्ट। सही है जी। अच्छा, मुझे एक बात समझ आ रही है कि भाई फेयर वैल्यू थ्रू PNL में ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगी? सर ये हो जाएगी एक्सपेंस आउट। अच्छा, अब एक समझने की बात आपकी, देखता हूं कि भाई कितना चलता है दिमाग, अब जरा फोकस करेंगे इधर। मुझे एक बात बताएं, कंपैरिजन करता हूं मैं, कंपैरिजन। अगर मैं कहता हूं फेयर वैल्यू टू OCI है या अमोर्टाइज कॉस्ट है, सही है, पहला केस। और यहां पे लिख रहा हूं फेयर वैल्यू टू PNL। सारे शको शुबा दूर करूंगा तुम्हारे क्यों आने से पहले। मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पे फेयर वैल्यू थ्रू OCI था, सही है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI अमोर्टाइज कॉस्ट, आपने कहा था कि सर यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मैंने किया था कैपिटलाइज किया था, ऐसा ही है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं?
एक्सपेंस आउट कर रहा हूं पहले, तो ये फर्क है, सीधा सीधा अपेरेंट डे 1 का फर्क है। दूसरी चीज देखो, मैं बता रहा हूं इन दोनों के IRR का फर्क होगा, रीजन दे रहा हूं, लॉजिक दे रहा हूं, सुनना। आप क्या ये मानते हैं कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, फेयर वैल्यू थ्रू OCI में या अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को करते हैं कैपिटलाइज और उसको एक्सपेंस आउट करते हैं ओवर द पीरियड। ओवर द पीरियड ना, ओवर द पीरियड बच्चों अगर आप एक्सपेंस आउट करते हैं तो वो मतलब ये है कि आप IRR में उसको एम्बेड करते हैं, तो IRR क्या हो जाता है? लॉजिकल बात है, सब आप लोग बताएं, ये बात समझ आती है कि IRR कम होने का मतलब ये है कि ओवर द पीरियड इनकम कम रिकॉर्ड होगी, इसलिए आपका एक्चुअल रिटर्न क्या है? कम है। बात समझ आती है? चलिए जी, यानी यहां पे मेरा IRR कम होता है, बात सही लिखी है। चलें जी, अब मैं कंपैरेटिवली फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे आ रहा हूं, नहीं समझ आया 10 बार पूछना कोई मसला नहीं है। फेयर वैल्यू थ्रू P&L में डे 1 पे IRR ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इन दोनों मॉडल। रीजन क्या है? सुनना सर, फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाले मॉडल में डे 1 पे ही एक्सपेंस आउट हो गया, तो ओवर द पीरियड कुछ एक्सपेंस आउट करने की नौबत ही नहीं है, तो उसको IRR में इनकॉर्पोरेट भी नहीं करना। समझो एक बात भाई, इस वाले मॉडल में जो फेयर वैल्यू थ्रू OCI आप खुद देखें यार, उसमें तो एक्सपेंस आउट नहीं हुआ ना डे 1 पे, तो क्या मुझे IRR के अंदर डालना पड़ा था उसको? इसमें अगर एक्सपेंस आउट नहीं हुआ, वापस से सर फेयर वैल्यू थ्रू OCI में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हुई थी और अमोर्टाइज कॉस्ट में भी कैपिटलाइज हुई थी। एक्सपेंस आउट होनी चाहिए थी ओवर द पीरियड, तो मैंने उसको IRR के अंदर इनकॉर्पोरेट किया था। अच्छा, IRR के अंदर जब वो इनकॉर्पोरेट हुआ बच्चों, तो मुझे आप एक बात बताएं, मेरा IRR क्या हो गया होगा? क्योंकि मेरा रिटर्न कम हो गया, ऐसा ही है। चलिए जी, ये बात समझ आ गई कि वो रेट ही ऐसे एडजस्ट हुआ कि रेट ही कम आया, तो अगले आने वाले सालों में इनकम भी कम रिकॉर्ड होगी। लॉजिकल बात है। चले, मैं आ गया दूसरे मॉडल पे। फेयर वैल्यू थ्रू P&L में क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट पहले दिन पे P&L में चार्ज हो जाती है? मतलब ये है कि ओवर द पीरियड कुछ एक्सपेंस आउट करने की नीड नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं कि ओवर द पीरियड जो इनकम रिकॉर्ड करोगे, मैं फिर कह रहा हूं, ओवर द पीरियड जो इनकम रिकॉर्ड करोगे वो बनिस्बत उन दोनों मॉडल्स की ज्यादा होगी। अच्छा, पर ओवरऑल इंपैक्ट सेम होगा? ओवरऑल इंपैक्ट सेम होगा, फर्क है टाइमिंग का। उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट हो रही है, उसमें वन टाइम हो रही है। भाई जब वन टाइम एक्सपेंस आउट हो गई तो क्या उसको वापस से IRR में इनकॉर्पोरेट करके दूसरी बार भी करोगे? नहीं सर, दूसरी बार नहीं करेंगे। तो भाई लॉजिक भी यही कहती है कि फेयर वैल्यू थ्रू P&L का IRR क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि वो चीज उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो शामिल नहीं है, क्योंकि वो डे 1 पे एक्सपेंस आउट हो चुकी है। तो सर दैट मींस कि आने वाले फ्यूचर में मुझे उसको एक्सपेंस आउट नहीं करना, तो उसको IRR में इनकॉर्पोरेट भी नहीं करना। बात समझ आई? पक्की बात है? तुम कुछ पूछे थे, जान क्लियर हो गया? नहीं अभी नहीं, प्रीमियम वगैरह भी तो हो सकता है। फिलहाल फिलहाल अब इधर देखें, अब मैं सवाल रीड कर रहा हूँ, प्लीज सुनना बच्चों, प्लीज सुनना, फिर हम सब इस पे भी आते हैं जरा फोकस के साथ। मैं अगर ये कहूं उमर लिमिटेड ने परचेज किए हैं 10,000 बॉन्ड ऑन जनवरी 1, 2020 फ्रॉम आसिफ लिमिटेड प्रोवाइडिंग 12.5 का रिटर्न, फेस वैल्यू है 100 और ट्रेडेबल इन मार्केट। रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड इज ऑन 31 दिसंबर 2022, कितने रुपए प्रीमियम पे? 8 रुपए। ये भी मेरा फ्यूचर का गेन है, ओवर द पीरियड रिकॉर्ड हो जाएगा, किसके जरिए? IRR के जरिए। अब सुने मेरी बात सर, ये फेस वैल्यू 100 रुपए, ये 112 आ रहा है, प्रीमियम है, यानी ये इन्वेस्टर का खर्चा है, ऐसा है। देखो बात मैंने की थी ट्रांजैक्शन कॉस्ट की, प्लीज सुनना, बहुत ही इसमें बारीकियां हैं, क्योंकि वो आसानी से समझ आती है, तभी तो तुमसे 100% सवाल सही होता है। अब सुनो, एक चीज सुनो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का तो समझ आ गया कि वो P&L में जाएगी या नहीं जाएगी, पर प्रीमियम तो अपनी जगह है ना, वो तो हमेशा कैपिटलाइज होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? देखो प्रीमियम पे पंगा नहीं है, प्रीमियम तो हमेशा फेयर वैल्यू के अंदर होगा और वो कैपिटलाइज भी होगा। और क्या ये बात मानते हो कि ओवर द पीरियड प्रीमियम अमोर्टाइज तो होगा ही होगा, चाहे कोई भी मॉडल हो? बात समझ आई? पक्की बात है? देखो ये बात समझो
भाई मैं कहता हूँ फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। भाई प्रीमियम तो एडिशनल कॉस्ट है ही ना, उस पे तो पंगा नहीं है। पंगा किस पे? ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे। वेरी गुड भाई, मैं कह रहा हूँ दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई भी मॉडल हो, प्रीमियम एक ऐसी वाहिद चीज है जो अमोर्टाइज होगी किसके जरिए, चाहे कोई भी मॉडल हो। बात समझ आ रही है? चलिए, यानी सर पंगा किसका है, या तो कैपिटलाइज होगी या तो नहीं होगी। बात क्लियर है? और फिर इसी वजह से मैंने दोनों की आईआरआर का फर्क भी बताया, पूरा गेम देखें आगे क्या कहता है वो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एप्लीकेबल है कितनी, 3.5%। अच्छा प्लीज मेरी बात सुने, वो कहता है कि सॉल्व करें इसको अज्यूमिंग के उमर लिमिटेड की इंटेंशन है इसको रखने की, और वो बेचेगा अगर प्राइसेस फेवरेबल हुई। मैं आपको अभी इसकी कंडीशन तो नहीं सिखाई ना, मैं कह रहा हूं ये बोलना चाह रहा है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। मैं कंडीशन अभी सिखाऊंगा, मैंने जानबूझ के नहीं सिखाई है ताकि आखिर में एक साथ सिखा दूंगा, मेरी अपनी सीक्वेंस है ताकि आसान हो जाए चीजें। अगर मैं कह रहा हूं पहली वाली कंडीशन में फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, उसका आईआरआर देखो कितना है, 8.6929%। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं क्या 8.6929% है? अच्छा किसका? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का। मैंने अभी कंडीशंस नहीं सिखाई हैं, जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम कंडीशन के साथ इसको क्लोज कर देंगे। सही, सारी चोरेंगे एक साथ क्लियर हो जाएंगी समरी के साथ, एक पेज समरी मिलेगी। अच्छा इसके बाद फिर मैंने कहा बोल रहा अज्यूम करो कि मैंने इसको रखा हुआ किसके लिए, ट्रेड करने के लिए, खरीदने और बेचने के लिए। तो अगर खरीदने और बेचने के लिए रखा हुआ है तो जरा देखो मेरे बच्चों, पहले दिन का आईआरआर कितना है, ज्यादा है, और उसका 8 पॉइंट समथिंग था, इसका 10 पॉइंट समथिंग है। क्यों ऐसा? अच्छा एक एक करके पूछूंगा, क्या प्रीमियम की वजह से, किसकी वजह से? अच्छा यानी अगर मैं गलत कहूं तो मुझे रोक देना। क्या मैं कह सकता हूं कि जो फेस वैल्यू थ्रू ओसीआई में आईआरआर है इसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी शामिल है, ऐसे एक्सपेंस के तौर पे शामिल है, इसलिए वो क्या है, कम है। वेरी गुड यार। एक और चीज बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ फेस वैल्यू थ्रू पीएनएल में जो आईआरआर है उसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट शामिल, तो क्या एक्सपेंस आउट नहीं होगी? हो गई सर डे वन पे। क्या बात समझ आई? पक्की बात है सर, वो डे वन पे हो गई, अब मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं क्यों वापस से आईआरआर में इनकॉर्पोरेट करके अपने लिए जिंदगी अजाब बना, क्योंकि वो वन टाइम एक्सपेंस आउट हो चुकी है। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आया? अब ये तो सवाल नहीं है कि आईआरआर क्यों चेंज है, और लॉजिकल बात है, लॉजिक भी बताइए चेंज क्यों है, ऐसा है। चलिए जी। अच्छा अगर एक बात बताओ, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कैपिटलाइज होती तो आईआरआर क्या होता, सेम होता। बात क्लियर है, लॉजिकल बात है। चलें जी, यानी सर फिर रिपीट करता हूं कि पंगा सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट का है, बाकी किसी चीज का पंगा नहीं है। अमोर्टाइज कॉस्ट में फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में प्रीमियम अमोर्टाइज होता है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में प्रीमियम क्या होगा, सिवाय किसके, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के। बात समझ आई? चलें जी, बेहतरीन है। अब जरा पहले को उठाते हैं, यानी सर अगर मैं पहला वाला केस तुम्हें करवाऊं तो वो तो तुम्हें आता है। एक पेज की जगह खाली रखना ताकि इसी का तुम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कर सको। सही है, रिक्वेस्ट ये है कि एक पेज की जगह खाली रखिएगा ताकि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो पाए तुमसे। हम कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर है सर 26। जी जानी। हाँ अभी बताऊंगा ना कि क्यों क्या इस्तेमाल होगा उसका। सही है, अभी वही सिखाना है। क्वेश्चन नंबर 25 होमवर्क नहीं है, होमवर्क नहीं है, वो उसको साइड में रखना, वो मैं कराऊंगा। सही है सर, प्रीमियम का ट्रीटमेंट सेम रहेगा, बिल्कुल जानी सेम रहेगा। सही है। अच्छा जी इधर आ जाए। अच्छा जो दो सवाल अभी पेंडिंग है फुजैल के, कौन कौन से पेंडिंग थे? 21 और 25 अपने पास कहीं साइड में लिख लो। 21 और 25 क्लास में करवाना है सबने। सही है, 21 एंड 25 वो मैं कराऊंगा, क्योंकि 25 में डिस्पोजल है और 21 में रिटर्न सेमी एनुअली मिल रहा है। तो उसका क्या करना है, वो भी आज तक एग्जाम में नहीं आया, वो भी देख लेंगे कि भाई सेमी एनुअली है तो क्या करना है। सही है जी। चलें जी आगे। और फिर एक और चीज भी कराऊंगा, अभी तो वैसे समझाने के लिए, समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, सुनना। ये सारी वो चीजें हैं जो तुम्हारे कोर्स में है बट वो ऊपर नीचे खेल सकता है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, क्या बताऊंगा। पहली चीज, अभी होमवर्क मैंने सिर्फ एक ही चीज दी है, वो भी क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट 1। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लिख लो अपने पास, होमवर्क में क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट 1। मैं अपनी बुक पे इसलिए एम्फसाइज करता हूँ भाई, क्योंकि डिजाइन इस नियत से की है ताकि हर चीज कवर हो। सही है, क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट 1 आपको मैंने होमवर्क दिया है। IFRS 9 के टोटल 48 सवाल हैं। सही है, 48 में भाई वो हम करेंगे।
अभी तो हम आई थिंक 26 पे पहुंचे हैं। इशूअर की भी बाकी, इशूअर बाबू बाकी हैं हमारे, सही है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें दोनों की अकाउंटिंग चल रही होगी, इन्वेस्टर भी और इशूअर भी। वो इक्विटी भी इशू कर रहा होगा, हम इक्विटी भी खरीद रहे होंगे, वो डेट भी इशू कर रहा होगा, हम डेट भी खरीद रहे होंगे। क्योंकि ये मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि 10 के 10 नंबर तुम्हारी जेब में हो, सही है, ताकि 10 नंबर की मेहनत है और फ्री के नंबर है तुम्हारे सामने है। इसमें क्या कोई ज्यादा मुश्किल चीज है? पर एक चीज है, अगर लॉजिकली साउंड है ना तो कभी गलत नहीं हो सकता ये सवाल, क्योंकि आखिर में मैच हो जाता है। ऐसा ही है। चलिए जी, अब प्लीज फोकस इस पे करें। अच्छा भाई, हम आ गए इसके पार्ट 2 पे। सबसे पहले सर मैंने पिक की फेयर वैल्यू टू पीएनएल। आपने एक जगह छोड़ दी ना इसकी, एक पेज की। अच्छा भाई, फेस वैल्यू कितनी है सर? 100 थी। कितने बॉन्ड डिबेंचर या जो भी सिक्योरिटी है? 10,000। 1 मिलियन आ गया। अच्छा, क्या कोई प्रीमियम है सर? ये 12 का ये आ गया, कितना आ गया ये? 1,20,000। ये आ गया 1120,000। ऐसा ही है भाई? सर ये आ गई मेरे पास, कुल मिला के इसको क्या कहूंगा? फेयर वैल्यू। जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या अमोर्टाइज कॉस्ट का मॉडल था, तुमने अभी इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट की थी कैपिटलाइज। ऐसा ही है। मैं फिर भी लिख रहा हूं यहाँ पे ताकि मुझे कैश की अमाउंट मिल जाए। सही है जी। अच्छा, कितने परसेंट है ये? देख लेते हैं सर। 3.5%। कितने आते? 3.5%। 39200। टोटल बताएं। 1159। यही है भाई। अच्छा, अब ये 1159,200 को मैं टोटल कॉस्ट नहीं कहूंगा, ये कैश है। सही है, हमने खाली सेम रखने के लिए किया है ताकि हमें तमीज हो जाए कि पैसे इतने गए, कुछ कैपिटलाइज हुआ, कुछ एक्सपेंस आउट हो गया। क्लियर है जी? हमने सर सबसे पहले एंट्री बनाई इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश हो गया क्रेडिट। 1159,200, ये आ गया 39,200 और इन्वेस्टमेंट आ गई 1120,000। यहां तक कोई पंगा? क्लियर है सर? हमने सिर्फ और सिर्फ पहली बार उसको फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज किया है। बात समझ आती है? क्लियर है जी? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों यहाँ तक कोई मसला? हमने डे 1 की अकाउंटिंग की है अभी कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं किया। अच्छा भाई, अब हमने डे 1 पे जो कि डेट थी हमारी कितनी, जनवरी 1 2020, यहाँ लिख दिया हमने सर जनवरी 1 2020। ये तो हो गया डन। अब यहाँ पे हमने लिखा ओपनिंग इंटरेस्ट कैश और क्लोजिंग। सही है सर? और यहाँ पे मैंने लिख दिया फेयर वैल्यू। या सर वो वाली चुरंगियां कहाँ गई? कैरिंग अमाउंट ओसीआई में था ना। चले सर, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा मंजन, तभी आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। चले वो भी करके देख लेते हैं। आ जाए जी सर। मैंने क्या कहा तुम्हारे लिए अलग अलग हर किसी का मंजन अलग करके साइड में रख दिया है। जो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा चार्ट अप्लाई करके तुम आंसर निकालोगे बस, वो भी लॉजिक में तुम्हें दूंगा। लीज में भी ऐसा ही होगा। लीज में तकरीबन 6 से 7 मैंने ऐसे बनाए हुए हैं। तो सवाल पिक करोगे 6 से 7 में से, देखना कौन सा केस है, वो चार्ट चिपकाओगे, आंसर आ जाएगा। सही है जी? ये तुम्हारी आसानी के लिए। अब मुझे एक बात बताएं सर, पहला साल है 2020। ऐसा ही है भाई? मैंने यहाँ पे अमाउंट रखी 1120,000। चले अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आईआरआर कौन सा पिक करूँ? 8.6929। 8.69। अच्छा, तो वो क्यों नहीं? लॉजिक लॉजिक दो। उसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी शामिल है, इसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट शामिल नहीं है, और मुझे वही लेना है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का इम्पैक्ट नहीं है, वरना तो कितनी बार हो जाएगी? 2 बार हो जाएगी। लॉजिकल बात है। चलिए जी सर, हमने क्या किया, 10.0826% ले लिया। यहाँ पे लिख देते हैं सर।
हाँ भाई कितना आ गया इंटरेस्ट? 112925। इंटरेस्ट तो कैरिंग अमाउंट लगेगा ना हमेशा। कैश कितना? 1.25। ये तो हमेशा फेस वैल्यू पे ऐसा ही है ना, इसका तो कोई अलग से हिसाब किताब नहीं है। अच्छा भाई क्लोजिंग कितनी आ गई? 1107,925। चले जी सर, हमने क्या किया पता है, हमने यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 पे एक एंट्री बनाई, कैश हो गया डेबिट 1.25 से, इंटरेस्ट इनकम आ गई मेरी 112925 और इन्वेस्टमेंट मेरी हो गई क्रेडिट 12075। ये जो 12075 है ये क्या अमोर्टाइज हो रहा है? जो हमने प्रीमियम पे किया था वो अमोर्टाइज हो रहा है, सही है। तो दैट मींस कि इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट अमोर्टाइज, क्योंकि वो कैपिटलाइज भी नहीं हुई और वो सीधी सीधी क्या हो चुकी है, एक्सपेंस आउट हो चुकी है और ना वो मेरे आईआरआर में शामिल है। लॉजिकल बात है। चलिए जी सर, ये तो हो गया पहले साल का हिसाब किताब। पहले साल पे मेरी क्लोजिंग और कैरिंग अमाउंट क्या आ गई? 1107,925। मैं लेके जाना है इसको फेयर वैल्यू पे, ऐसा ही है। मैं भी बताऊंगा कैरिंग अमाउंट क्यों नहीं लिखी, बस वो 2 मिनट की बात है। सही है जी, इधर देखें आप सब बच्चे, इधर देखें प्लीज। अच्छा भाई मैंने क्या किया, मैंने फेयर वैल्यू देखी 117 चल रही है, मैंने कहा सर इसको 117 पे ले जाते हैं तो 1170,000, यही आ गया आंसर। अच्छा भाई 1107,925 से 1170,000 पे जाऊंगा तो लॉस आ रहा है गेन? हाँ भाई कितने का? तुम लोग बता सकते हो कि क्या एंट्री बनाऊं इसकी? इन्वेस्टमेंट डेबिट और पीएनएल क्रेडिट, ये तो खुद बता दो, सीधी सी बात है ना भाई, कोई तो मॉडल कौन सा है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। चलिए जी सर, हमने क्या किया यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 पे एक एंट्री बना ली, इन्वेस्टमेंट डेबिट और पीएनएल में फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट था भाई ये 62075। हाँ भाई यहाँ तक कोई मसला, सीधा सीधा हिसाब किताब है। अच्छा जी अब प्लीज जरा रिटर्न की परसेंटेज क्या है, जानी ये रही ना यार, ऐसा है। और जो वो कूपन पूछे तो कूपन ये लिखा हुआ 12.5%, सही है। अच्छा भाई अब प्लीज जरा सुनना, प्लीज 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 सुनना। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि मुझे पता है कि मेरा इंटरेस्ट भी पीएनएल में जाता है, फेयर वैल्यू गेन भी पीएनएल में जाता है, तो अब आपको कॉन्ट्रैक्ट को अलग नहीं रखना और फेयर वैल्यू को अलग नहीं रखना। अब आप इंसानों की तरह जो आपकी फेयर वैल्यू है उसको उठा के कहाँ ले आओ, ओपनिंग पे ले आओ। पहले बताओ कि ये बात समझ आई, पहले क्यों अलग रखा था? सर वहां पे देखें फेयर वैल्यू का गेन ओसीआई में जा रहा था और आपका जो इंटरेस्ट है वो पीएल में जा रहा था। यहाँ पे दोनों चीजें कहाँ जा रही हैं? पीएल में जा रही है। तो क्या स्टैंडर्ड को फर्क रखना चाहिए, एक साथ फेंक दो, एक साथ फेंक दो। यानी सर आप एक बात समझ रहे हैं कि अब मैं जो 2021 की ओपनिंग है वो रखूंगा 1170,000। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आई? ये सर मैंने देखे इसमें फर्क नहीं रखा। मैंने क्या किया, जो मेरी फेयर वैल्यू थी वो मैंने इसी साल की क्या बना दी, ओपनिंग बना दी। मैं फिर कह रहा हूं देखो, इससे पहले वाले केस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसमें जो ये फेयर वैल्यू का गेन था ये वाला 62075 ये ओसीआई में जा रहा था, ऐसा है ना, ओसीआई में जा रहा था। तो अगर मैं इस फेयर वैल्यू को ओपनिंग में रखता तो ओसीआई पे भी इंटरेस्ट लग जाता, ऐसा है या नहीं है? तो भाई ओसीआई की चीज ओसीआई में होनी चाहिए, पीएनएल की चीज पीएनएल में होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने पिछले वाले केस में अपने कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखा था और फेयर वैल्यूएशन को अलग रखा था, तो मेरी अकाउंटिंग भी तमीज से हो गई थी ना। पर इस वाले केस में मैं आप लोगों से खुद पूछता हूं, क्या यहाँ पे मेरा जो फेयर वैल्यू का गेन है वो कहाँ जा रहा है? पीएनएल में। मेरा इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है? पीएनएल में। तो क्या मुझे कॉन्ट्रैक्ट को और फेयर वैल्यूएशन को अलग रखने की नीड है?
नहीं, आप इंसान बन के सबको एक ही तरीके से चला लें। आपने क्या किया, जो आपकी फेयर वैल्यू थी इस साल की क्या बन गई, ओपनिंग बन गई। पर पिछले वाले केस में वो ओपनिंग नहीं बनी थी, वो बनती आपकी 1107925। वो तब बनती जब कौन सा मॉडल होता, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, ये बात समझ आई कि मैंने इसमें फर्क नहीं रखा। ऐसा है तो सर हमने देखे तमीज से छोटा सा कॉलम बनाया, आंसर हमारा टका आ रहा है। जल्दी बताओ, कहा क्लियर है मोहम्मद, कहा जल्दी बता दे, तभी उसमें हम अलग से लिखते हैं। बिल्कुल ऐसा है ना आंसर। ओके, बाकी सब बच्चों को क्लियर जाने तो मैं पक्का। ओके जी, अब आगे लेके चलते हैं इसको। यार जब मैंने यहाँ पे 1170000 रखा ना, प्लीज मेरी बात पे फोकस करना, तो मुझे याद आया कि दादा पहले जो मैंने अपना रिटर्न निकाला था, प्लीज मेरी सुनना बात, ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है, सुनना। मैं कह रहा हूं जो पहले मैंने रिटर्न निकाला था वो इस तरीके से निकाला था, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मैं पूरा नहीं लिखूंगा यहाँ पे। मेरे पहले इतने पैसे फंसे हुए थे, ऐसा है, मैंने कहा था पहले मेरे 1.200000 पैसे फंसे हुए, हर साल इतना इतना मिलेगा और आखिर में इतने पैसे वापस आ जाएंगे। तब मेरा रिटर्न कितना बताया था, 10.0826। पर आपको नहीं लगता कि मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को ही चेंज कर दिया है? मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या अभी 1120 के हिसाब से या 1170 के हिसाब से? आपको नहीं लगता परसेंटेज में भी आपका रिटर्न चेंज हो गया होगा? तो आपको नहीं लगता आपको यहाँ पे वापस से आईआरआर निकालना पड़ेगा? अब आप वेरी गुड, तो मुझे एक बात बताओ, तो अब जो मैं इनकम बुक करूंगा क्या वो पुराने वाले आईआरआर से या नए वाले? भाई इसकी लॉजिक है, इसकी लॉजिक ये है कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सामने वाले से चेंज नहीं किया, अपनी अकाउंटिंग के लिए चेंज किया। ऐसा है तो मुझे आप एक बात बताएं, अब मेरा इफेक्टिव रिटर्न पुराना रहा या चेंज हो चुका है? चेंज हो गया है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जब ओपनिंग चेंज हो गया तो मेरे आने वाले सालों के रिटर्न भी क्या हो गए, चेंज हो गए। क्या बात समझ आ रही है? मेरा रिटर्न सेम कब होता, जब मैं अपना शेड्यूल कहां से शुरू करता, क्लोजिंग से शुरू करता। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? तो इससे पहले वाले केस में देखो मैंने चेंज नहीं किया था, क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को सिरे से ही क्या रखा था, अलग रखा था। यहाँ पे तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट को अलग नहीं रखा, मैंने उस फेयर वैल्यू का गेन भी अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया है, शामिल किया। ये बात सुनना, मैंने उस फेयर वैल्यू के गेन को क्या किया है, कहाँ शामिल किया, कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया। जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है, तो क्या ये आपके रिटर्न को इफेक्ट करेगा? क्या वाकई में होता हुआ दिखता है? क्या आपका आईआरआर डिफरेंट है दूसरे साल का? ऐसा है? चलिए जी सर, आखिरी बार मेरी जिद पे ये बता दो कि फिर फेयर वैल्यू टू ओसीआई में क्यों नहीं था? आपने वेरी गुड, आपने कहा था सर वो जो एडिशनल गेन थे वो अलग पड़े हुए थे। यहाँ पे वो गेन अलग नहीं है, यहाँ पे वो उसका पार्ट बन गए। तो जब उसका पार्ट बन गए हैं तो आपको नहीं लगता आपका इफेक्टिव रिटर्न भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब इधर देखें, एक मिनट ना, एक मिनट खाली आखिरी वाला कराऊंगा ना, आखिर में एक साल की टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूं क्लिक होगी, प्लीज सुनना। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं बच्चों, सर अगले साल का आईआरआर देखें कितना है, 6.9671%। ऐसा है भाई? अच्छा आप मुझे एक बात बता, अब मैं जो इंटरेस्ट बुक करूंगा किससे बुक करूं, 6.9671%। तो सर मैं अगर इस पे लगाऊं, यहाँ पे लिख देता हूं सर 6.9671%, कितना आ रहा है, 81515, ऐसा ही है? अच्छा अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये इंटरेस्ट रेट कम कैसे हो गया। लॉजिकल बात, एक मिनट सुनना जानी, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि सर मेरा इंटरेस्ट रेट कम कैसे हो गया। एनीवन जो तुम में से आंसर दे सके, एक एक करके पहले आप बताओ। वेरी गुड, अब सुने क्या जवाब दिया, बिल्कुल सही इन्होंने। देखो एक बात बिल्कुल बेहतरीन कही सर, देखें इफेक्टिव रिटर्न कम इसलिए हो गया क्योंकि आपने एक मेजॉरिटी ऑफ द चंक यहाँ बुक कर लिया, ऐसा ही है, मेजॉरिटी चंक यहाँ बुक कर लिया ना, तो आपकी इन्वेस्टमेंट में ये कैपिटलाइज भी हो गया। टेक्निकली इनकम बुक करके अभी भी अगर रिटर्न को ज्यादा रखोगे वो तो छप्पर बाहर अलग ही निकल जाएगा। सही है जी? पर क्या एक बात समझ आ रही है, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को भी साथ लेके इस तरीके से चल रहे हो कि ये इनकम भी इनकॉर्पोरेट हो जाए और सामने वाले से जो एग्री हुई है वो भी इसी के अंदर आ जाए। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? देखो मैं फिर कह रहा हूँ, परसेंटेज वाइज लेके चलते हैं सुकून से। पहले तो दिमाग में मेरे ये आया
कि भाई परसेंटेज पिछले साल के मुकाबले में कम क्यों हो गई, मैं इसकी लॉजिक दे रहा हूं। देखो आपने सामने वाले से जो एग्री किया ना, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, लिख के बताता हूँ तुम्हें, इधर देखो, यहाँ पे एनालिसिस बनाता हूं मैं। मैंने कहा सर आपकी नॉर्मल इनकम कुछ इस तरीके से होगी कि सर 1 मिलियन का 12.5% कितने साल, 3 साल। प्लीज बच्चों तो इधर बताएं कितना आ रहा है ये आंसर। ये ना 1 मिलियन का 12.5% था ना, ये रहा, कितना आ रहा है 375,000। अच्छा प्लीज सुनिएगा जानी, प्लीज इधर फोकस के साथ। अच्छा ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसिडर नहीं करूं, वो तो एक्सपेंस आउट हो गई, वो खर्चा तो है ही ना, आईआरआर में शामिल नहीं है। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ ये बात समझ आ रही है सबको, आईआरआर में शामिल नहीं है। मैं सिर्फ लॉजिक के लिए करवा रहा हूं, वरना आंसर तो वैसे ही आ जाएगा आखिर में, प्लीज सुनना। अच्छा भाई इसके बाद फिर मैंने कहा मैंने प्रीमियम पे किया है, क्या वो मेरा खर्चा है 1,20,000। अच्छा फिर मैं कह रहा हूं प्रीमियम टू बी रिसीव्ड, कितने पे रिडम्पशन है 8 रुपए ज्यादा पे। तो सर मैं अगर 8 को 10,000 से मल्टीप्लाई करूं, क्या ये मेरी इनकम है? नेट कितना आ गया प्लीज नेट करके बताएं कितना। अच्छा अब अगर मैं आपको ये कहते हुए, सुनना मेरी बात पे फोकस करना, समझाने के लिए बता रहा हूं, मार्केट इसको जो ऑफर कर रही है इन्वेस्टर को, कॉन्ट्रैक्ट में ये ऑफर कर रही है। अब इसके ऊपर जो भी अगर मार्केट में बेच के कमाता है वो इसके एडिशनल गेन है। क्या बात समझ आ रही है भाई? जैन जुल्फिकार कह रहे हैं 80 कैसे आया भाई, ये कैलकुलेशन दिख रही है तुम्हें नीचे। 8 रुपए का प्रीमियम है जो आखिर में मिलेगा। फोकस किया करो भाई, इधर देखो सब बच्चे। मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या ये बात समझ आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट में मुझे ऑफर की गई इनकम कितनी है? 335। कितनी है? क्या आप इस बात पे ईमान रखते हैं कि आईआरआर में 335 शामिल है? हाँ या नहीं? पक्की बात है ना? देखो ये बात देखो लॉजिकली बताना, 335 आईआरआर में शामिल है ना? हमने अभी भी कितना सवाल किया, सब में प्रूफ किया था, तो 335 आईआरआर के अंदर शामिल है। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, तुमने पता है क्या हरकत की? तुमने हरकत ये की कि तुमने अपनी इनकम में ये भी डाल दिया, फेयर वैल्यू का गेन भी डाल दिया। क्या ये 62075 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, क्या ये 335 से ज्यादा हो गई? ऐसा है या नहीं है? है तो ऐड करके बताओ कितनी हो गई? 39707 सर ये हो गई। अब सुनना, अब भाई मुझे एक बात बताओ, अब अगर प्लीज सुनना यार मेरे बच्चों, अब अगर आप फ्यूचर में आने वाली इनकम बुक करोगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो सिर्फ ये बुक करनी है ना? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सिर्फ ये बुक करनी है, हाँ या नहीं? इस बात का जवाब दो। ऐसा ही है। पर अगर मैं अभी भी 10% लगाऊंगा तो भाई ये तो बुक होगा, साथ साथ ये भी बुक हो जाएगा। तो कितनी बार ये फेयर वैल्यू को गेन बुक कर रहे होगे? 2 बार। क्या बात समझ है? इसलिए मेरा आईआरआर इस तरीके से एडजस्ट हुआ कि वो क्या हो गया, कम हो गया, ताकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सिर्फ क्या बुक हो, 335,000। क्या ये बात समझ आई? पक्की बात है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, आपने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर इस वाली वैल्यू के अंदर बच्चों के ये भी डाल दिया, ऐसा है, ये भी डाल दिया ना? क्या ये फेयर वैल्यू का गेन था? अब मैं अगर इस वाली अमाउंट पे 10% लगाऊंगा तो आप वेरी गुड, तो आपको नहीं लगता कि 335 नहीं 335 से ज्यादा बुक हो जाएगा? भाई 335 तो तब बुक होता है ना जब आप कॉन्ट्रैक्ट यहां से शुरू करते हैं और इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। क्या आपने इसी को रखा या वो चेंज कर दिया? चेंज कर दिया। तो भाई फिर अपने आईआरआर को भी तो चेंज करो, ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट की इनकम से कितनी रिकॉर्ड करो, 335। क्या आप बात समझ आई कि मैं क्यों आईआरआर हर साल क्या करूंगा, चेंज करूंगा? और ये भी बात समझ आई कि मेरा आईआरआर कम क्यों हो रहा है? वो इस तरीके से एडजस्ट कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वो किस पे रिस्ट्रिक्ट करेगा, 335 पे। किस पे रिस्ट्रिक्ट करेगा? 335 पे। अगर मुझे बताओ, अगर मैं आईआरआर को छेड़ता नहीं या चेंज नहीं करता तो क्या वो 335 पे रहता या उससे ऊपर निकल जाता? जो कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सही होता, गलत होता? गलत। इसलिए मैं इफेक्टिव रिटर्न को हर साल क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। और वो इफेक्टिव रिटर्न को हर साल से कौन से मॉडल में चेंज करूंगा? पीएनएल में। और तो आखिरी बार बता दो ढीठ बन के फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में क्यों नहीं किया था? क्योंकि सर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट को आपने छेड़ा, यहाँ पे छेड़ा तो फिर आईआरआर भी चेंज होगा। बात समझ आई? पक्की बात है? चलिए जी सर, बेहतरीन। ऑनलाइन मतलब जल्दी बता दो।
लॉजिक समझ आ गई इसकी? ओके जी, बेहतरीन है। अब मुझे एक बात बताएं सर, मैंने इस पे इनकम बुक की, प्लीज सुनना इधर, 1.25 फिर मिला, देख रहे हो 1.25 से मिल रहा है। अपने आईआर इस तरीके से चेंज किया कि वो 3.35 के इक्वल लाके उसको रोकेगा। क्लोजिंग कितना आ रहा है बच्चों? 112651.5। अभी मेरी क्लोजिंग और कैरिंग अमाउंट दोनों सेम है, क्योंकि मैंने शुरू ही अपने ओपनिंग फेयर वैल्यू से किया था ना, ऐसा है। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी एंट्री बनाऊंगा मैं सर 31 दिसंबर 2021, ऐसा ही है। देखो मेरे लिए बहुत आसान था, मैं बोलता रट्टा लगवाने के लिए हर साल आईआरआर चेंज कर लिया, तुम लोग का आंसर तो आ रहा है, पर क्या उसके बैकएंड पे जो लॉजिक है वो समझ आ रही है? सही है। देखो वो अगर अपनी हरकत पे आ जाए ना एग्जामिनर जिस दिन, दिमाग चेक करने के लिए भाई कब क्या हो रहा है, तो तुम वहां फंसोगे। तो तुमसे पूछता है यार क्यों चेंज होता है, तुम बोलोगे नहीं सर ने कहा था बस होता है, तो शेड्यूल में वही आंसर आ जाता है। सही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है, लॉजिकली समझ लो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की ओवरऑल प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी भाई, इसके बाद हमने कैश किया डेबिट कितने से, 1.25, इंटरेस्ट इनकम 81515, ऐसा ही है भाई। अच्छा जी, इसके बाद सर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 81515, ये सही तो है जानी? इन्वेस्टमेंट कितनी क्रेडिट? 43485। अच्छा भाई, अब मेरी क्लोजिंग और कैरिंग अमाउंट दोनों यही है, क्योंकि मैंने देखो शुरू किसी और अमाउंट से नहीं उसी अमाउंट से किया था, ऐसा ही है, क्योंकि मैंने इसमें कॉन्ट्रैक्ट को अलग नहीं किया। अच्छा भाई, इसके बाद अब फेयर वैल्यू कितनी है बच्चों? यही है। अच्छा, गेन हो रहा है लॉस हो रहा है? देख लेते हैं जानी, यही है भाई, सवाल में यही है जानी। अच्छा भाई, लॉस हो रहा है कितने का? 16115, ये लॉस है मेरा, ऐसा ही फॉर द ईयर का ही है। बेहतरीन है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, पीएनएल मेथड में क्लोजिंग विल बी इक्वल टू कैरिंग अमाउंट, डेफिनेट सी बात है। सुनो, आपने शुरू यहां से किया था, अमोटाइज कितना किया? 43485, तो आपके पास देखो यही बचा होगा 112615। यहाँ पे लॉजिक भी है सेम बचने की, क्योंकि शुरू यहाँ से किया, पर आपने इससे पहले वाले में फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट से शुरू किया था, जबकि असल में अमाउंट कुछ और थी। यहाँ पे जो अमाउंट है उसी से शुरू हो रहा है। बात क्लियर है? दोनों में फर्क समझ आता है? चलें जी आगे। सर ये तो हो गया आखिरी साल, अब जरा प्लीज फोकस, फेयर वैल्यू लॉस भी बुक कर लें भाई, और इन्वेस्टमेंट हो गई। सर ये आ रहा है मेरा 1651515। क्लियर है भाई? ये सर हमारा खत्म हो गए कितने साल, 2 साल। अच्छा, अब मैं आपसे ऐसे ही पूछता हूँ, ओपनिंग क्या रखूं, 112651 या 11100000? ऐसा ही है। अच्छा, आप प्लीज फोकस करना, आपको वैसे ही कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, मैं खाली ऐसे चेक करवा रहा हूँ, 1 साल की टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपकी कैलकुलेटर में आराम से आ जाएगी। देखना, कैलकुलेटर निकालो सर, एक चीज सिखाना चाह रहा हूँ कैसे आएगा, 1 साल का कैलकुलेटर हो सकता है। सही है, हमने ये फॉर्मूला देखा ना, S इज इक्वल टू P 1 + I की पावर N, ऐसा ही है। फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, अगर मैं 2022 के शुरू में हूं, मेरे कितने पैसे फंसे हुए हैं? 11100000, पक्की बात है सर? प्लीज देखिएगा सर, 11100000, ऐसा ही है। या देखो प्लीज 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 देखना है इधर, फोकस के साथ में तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे निकलती हैं चीजें। देखो बहुत सारे सालों की जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होंगी वो तो मैं एक्सेल के जरिए निकालता हूँ, वो भी कैलकुलेटर पे निकल सकती है, पर मैं तुम्हें उस एक्सेल में डालने नहीं चाह रहा। मैं 1 साल का तुम्हें सिखा रहा हूँ ताकि दिल को तसल्ली हो। सही है, इधर देखो, फ्यूचर में मुझे क्या मिलेगा, पहले तो नहीं, आखिर में मिलेगा ये तो मुझे पता है ना, आज ही पता है। ये देखो, मुझे आखिर में मिलेगा 108। सुनो मेरी बात, हाँ 108 मिलेगा मुझे, यहाँ पे मैं वर्किंग भी कर लेता हूँ सर, मुझे 108 मिलेगा कितने बॉन्ड्स पे, तो कितना हो गया ये, यही है 10,80,000, यही मिलेगा, पक्की बात है। ये नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ कूपन भी मिलेगा।
1.25 का, ये भी तो हर साल के आखिर में मिलता है, पक्की बात है ना। देखो लॉजिकल बात है, मैं गलत थोड़ी ना कर रहा हूं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ना। ये मैं लिख रहा हूं कूपन, और ये क्या मिलेगा मुझे सर, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। क्या मैंने इन दोनों में से कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं, आप कह रहे हैं कि देखें भाई मेरे आज पैसे इतने लगे हुए, सही है, मुझे आखिर में कितने मिलेंगे, 1080 000 प्लस 1.25, दोनों का सम बताओ। 12 यही मिलेंगे। अच्छा भाई, मैंने कहा कि भाई 1 प्लस आई मुझे नहीं पता, साल 1, ऐसा ही है। जरा प्लीज आई की फिगर निकाल के बताएं, सुकून से करो, कोई मसला नहीं है। 8.55 समथिंग आ रहा है, सही है। सर आया, आप चेक करें इसका, 8.5586 आ रहा है आपके सामने, ये जनवरी 1 2022 पे, ऐसा ही है भाई। ये आईआरआर निकाले ही ऐसे जाता है। मैं बोलता हूं कि पैसे इतने फंसे हुए, आगे इतने मिले हुए, बताओ इफेक्टिवली इनकम कितनी बुक करूं। क्या बात समझ आ रही है? हाँ जी जानी, बात समझ आ रही है। देखो मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने अपने एक्सेल पे, देखो ये तो हर एक साल का है ना, तो मुझे एक साल का निकालना सिखाया है। प्लीज सुनना, रिटर्न 375 का क्यों नहीं लिखा? अभी ये कितनी बेवकूफाना बात है, सुनो। 375 कितना साल होगा? 2 साल हो चुके हैं। मैं क्या वापस से 375 लिखूंगा तो वापस से 3 सालों का रिटर्न एक साथ बुक करूंगा? कितने साल हो चुके हैं? 2 साल। कितने साल बाकी हैं? 1 साल। तो मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ जो भी फेयर वैल्यू का हिसाब किताब हो चुका, मैं अपने कैलकुलेटर को ये कह रहा हूँ मेरे इतने पैसे फंसे हुए हैं, जो कि है प्रेजेंट वैल्यू, मुझे इतने पैसे मिलेंगे, वो है फ्यूचर वैल्यू। टेन्योर कितने टाइम का है? 1 साल का। मैं खाली इससे इतना पूछा, मुझे बताओ इफेक्टिवली कितनी इनकम बुक करूं कि यहां से लेके यहां पहुंच जाऊं। क्या बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वालों आप भी और सब बताओ, क्या बात समझ आ रही है? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि भाई ये आई क्या होना चाहिए कि यहां से लेके यहां तक का सफर मेरा पूरा हो जाए, अगर मैं इनकम बुक कर लूं। तो इनकम की परसेंटेज कितनी आ रही है बच्चों? 8.556 आ रही है। तो सर दैट मींस कि 8.5586 से मैं इनकम बुक करूं। अब देखें, अब मैंने क्या किया सर, इस ओपनिंग पे लगा दिया 8.5586, ऐसा ही है। अच्छा कितना आ रहा है? 85। ओके जी सर, 95 आ गया। सही है, 95,000 आ गया। सर ये हमें निकालना तो नहीं होगा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आपको हर सवाल में हर चीज गिवन होगी, मैं सिर्फ उसकी लॉजिक दे रहा हूँ आपको कि क्यों होगी। अच्छा अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ सर, 1110 में 95 ऐड करें, 1110 में 95 ऐड करें। हाँ भाई यही आ रहा है, यही आ रही है अमाउंट। तो मैं यही तो पूछ रहा था उससे कि भाई बताओ ऐसी कितने परसेंट इनकम बुक करूंगी वैल्यू पे पहुंच जाऊं। क्या बात समझ आई? पक्की बात है। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, मैंने क्या किया, इसमें से कूपन के नाम पे कितने रिसीव किए? 1.25। क्लोजिंग कितना बच गया? यही बच गया। अच्छा यानी सर मैं कूपन तो ले आया, इनकम भी बुक कर ली, अब क्या अपना प्रिंसिपल भी ले आऊं? ऐसा है। अब तो गेम देखना आप लोग, इस दिन मेरी फेयर वैल्यू भी कितनी है? सेम है। तो दैट मींस कि इस दिन पे कोई गेन लॉस नहीं होगा। अब जरा प्लीज 100% फोकस रखना, कोई लिखना नहीं, मैं खाली एंट्री बना लूं, फिर तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूं उसमें। और सर ये आ गया, मैं 31 दिसंबर 2022 पे कैश कितना आया भाई? 1.25। आपने इनकम कितनी बुक की? 95। इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट? 30,000 से। अच्छा आखिर में कोई फेयर वैल्यू गेन लॉस आया? क्यों? आखिर दिन सर खत्म हो गया। अभी सुनना है एक चीज सर, फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे अपने पैसे वापस ले आए, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, कितने से भाई? 108। सही है भाई। अब जरा प्लीज अपने पास कैलकुलेटर पिक करें जल्दी से प्लीज। हाँ जल्दी फोकस के साथ कैलकुलेटर, और देखो प्लीज यार खुदा के वास्ते, जैसे मैं कहूंगा वैसे फिगर्स पुट इन करते रहना, इसमें प्लीज फोकस करना है आप लोगों ने। मुझे सबसे पहले बताएं, आपने, मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, आपने ये इंटरेस्ट इनकम बुक की थी?
112,925, प्लीज इसको लिखे अपने कैलकुलेटर में पॉजिटिव 112,925 लिख लिया आपने। चले जी, इसके बाद फिर आपने ये फेयर वैल्यू का गेन बुक किया था 62075 ऐड किया इसमें आपने। चलें जी, फिर ये इंटरेस्ट इनकम ऐड करें 81515 ये ऐड किया आपने। अच्छा फिर इसमें से बच्चों ये माइनस करें 16515 माइनस किया, लॉस है ना क्योंकि माइनस होगा। अच्छा जी, फिर ये इंटरेस्ट इनकम ऐड करें, क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? 335। ऐसा ही है, आपको डे 1 पे बताता भाई अगर इंसान का बच्चा बन के कॉन्ट्रैक्ट को आगे तक चलाओगे ना तो आंसर कितना आएगा? आपको समझ आई बात? मैं क्यों आईआरआर को एडजस्ट करता था? आईआरआर को इसलिए एडजस्ट करता था ताकि अगर मैं इसको बेच नहीं रहा तो इंसान का बच्चा बन के सिर्फ वही इनकम रिकॉर्ड हो जो मेरी बनती है। और कॉन्ट्रैक्ट की इनकम बनती कितनी है? 335। पहले खुदा की कसम है तुम्हें सच बताओ ये इतना ट्रिकी है, तुम्हें समझ आई ये बात? सही है, क्योंकि देखो एक बात समझ आती है कि मैं आईआरआर को इसलिए चेंज करता हूं ताकि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट की इनकम से बाहर ना जाऊं। इवन दो मुझे पता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट को चेंज किया है, पर चेंज किया तो इनकम चेंज होनी नहीं चाहिए। देखो इनकम तो तब चेंज होगी जब तुम उसको बेचोगे। क्या तुमने उसको बेचा या कैरी किया? भाई तो कैरी किया तो इंसान बन के अपने आईआरआर को भी क्या करो, चेंज करो। आईआरआर को इस तरीके से चेंज करो कि ओवरऑल इनकम आपकी 335 से एक्सीड नहीं करे। क्या हमने अभी प्रूव किया कि मैं उससे एक्सीड नहीं किया? इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट का तस्करा क्यों नहीं है सर? वो क्या हो गई थी एक्सपेंस आउट। अगर मैं वैसी अगर इसका रट्टा लगवाता ना, ये बहुत आसान था। क्या था पता है? हर साल की जो फेयर वैल्यू ओपनिंग बनाओ आईआरआर से इंटरेस्ट बुक करो, कहानी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। पर क्या उसके पीछे की लॉजिक समझ आती है कि मैं हर साल अपने आईआरआर को चेंज क्यों करता हूं? तुम्हें डे 1 पे पता था तुम्हारी कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम कितनी थी? 335। और तुम पूरे साल जितनी भी अकाउंटिंग करो, जितनी भी फेयर वैल्यूएशन करो, तुम्हारी इनकम रही भी कितनी? 335। तो क्या तुम कोई मैनिपुलेशन कर सकते हो? नहीं सर, क्योंकि अलाउड नहीं है। अब पूछो जानी। मार्केट में ऐसे ही इंप्लीमेंट होता है कि मैं रखता हूं कि इतने पैसे फंस गए, इतने इतने आगे मिलेंगे। अब बताओ इफेक्टिव इनकम कितनी? हाँ, तो फेयर वैल्यू को कंसिडर थोड़ी ना करता हूँ। देखो यार, एक बच्चे ने सवाल किया सर हमें अगले साल की फेयर वैल्यू तो पता ही नहीं होगी। इधर देखो देखो आईआरआर निकालने का तरीका क्या होता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैं सेकंड ईयर के स्टार्ट पे हूँ। आप सबने सेकंड ईयर के स्टार्ट की वैल्यू बताइए कितनी है? ये थी। मेरे लिए ये 0 बन जाता है। मेरे लिए ये 0 बन गया ना क्योंकि मैं यहाँ आ गया। एक साल तो लैप्स हो चुका है। ऐसा ही है, प्लीज सुनना, मैं ये बाद में सिखाऊंगा। ऐसी तुम्हारी रसल ली गई है, तुम अभी बोलोगे अभी इसको उल्टा करके करना सिखा दूंगा तुम्हें, पर फिलहाल वो तुम्हारे नीड नहीं है। इधर देखो सर, ये 0 आ गया। मेरे कितने साल बाकी हैं? 2 साल। मैंने कहा ईयर 2 ईयर 3 बाकी है। अच्छा मैंने ये 0 इसलिए लिखा ना क्योंकि मेरे लिए समझो अभी ये स्टार्ट है, पैसे इतने फंसे हुए हैं। ऐसा ही है, 2 साल बाकी हैं। 2 सालों में मुझे एक 25 मिलेगा और एक 25 मिलेगा और एक 25 के साथ साथ ये भी मिलेगा। मैं पता है क्या कहता हूँ? अच्छा देखो इसमें फेयर वैल्यू कहाँ आई? नहीं आई, समझे? 10 लाख ये फेयर वैल्यू मुझे पता थी ना। इस दिन पे हूँ मैं, इस दिन पे हूँ भाई। मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ ये दिन पे तो हूँ ना, मुझे पता है। देखो पहले दिन मेरी बात सुन ले मेरे बब्बू, इधर देख ले मेरी जान। 30 साल का रेट में 30,000 जाके निकालता हूँ। ये सवाल है मैंने पहले दिया। सही है, दोनों के आगे क्या होगा मुझे पता होगा। सही है, अब एक एक करके इधर देखो। जैसे मैं अगर पहला साल गुजर चुका है, मैं दूसरे साल के आखिर में आ गया। दूसरे साल के आखिर में मेरे पैसे 117 के हिसाब से फंसे हुए हैं। यही है, मैं क्या रखता हूँ कैलकुलेटर में 117 रखता हूँ। फिर एक साल की टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दूसरे साल की टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो एक निकालने का फंक्शन है जिसमें तुम्हें भी जाना नहीं है। मैं आखिर में सिखाऊंगा सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए, प्लीज सुनना इधर। मैंने कहा था इतने पैसे फंसे हुए, इतने मिलेंगे और इतने दोनों आखिर में मिलेंगे। मैंने पूछा मुझे बताओ आईआरआर कितना है? तो आईआरआर सवाल में कितना दिया हुआ है इसका? सर 6.96 या 6.9671%। ऐसा ही है भाई। ये तब होता है जब यही कहानी आगे तक चलती है और 10,08,000 मुझे रिसीव हो जाते हैं, 10,80,000। अच्छा फिर हुआ क्या?
एक साल बाद फिर से फेयर वैल्यू क्या हुई, चेंज हो गई, उसका आईआरआर तो मैंने तुम्हें निकालना सिखाया। तो देखो जब मैं जिस साल में पहुंचता हूँ ना उस साल आईआरआर की कैलकुलेशन करता हूँ, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। क्या बात समझ आई? अच्छा, इन एनी केस क्या ये समझ आता है कि मैं हर साल आईआरआर को चेंज इसलिए करता हूँ ताकि मेरी कॉन्ट्रैक्ट की इनकम चेंज ना हो, और कॉन्ट्रैक्ट की इनकम इसलिए चेंज ना हो क्योंकि मैंने उसको अब तक बेचा नहीं है। अगर बेच देता तो वो तो गेन रियलाइज हो जाता, ऐसा ही है। पर अगर आपकी मस्ती है कि आपने इसको कैरी करना है तो अपने आईआरआर को इस तरीके से चेंज करो कि आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट की इनकम यानी औकात से बाहर ना जाओ। बात समझ आती है? हमने जितना भी इसमें टेस्टिंग की उसमें आखिर में 3:35 पर आके रुक गए, पक्की बात है। चलिए जी सर, एफसी में सिखाया था, बिल्कुल जी सिखाया होगा आपको। इधर कॉपी करना ही है भाई, या इसका पेज खाली रख लो, एक सवाल कर लें, सवाल कर लेते ना पीएनएल का। आ जाओ जी, कॉपी नहीं ज्यादा कर लेना ना तुम। सवाल कर लेते हैं जी, इधर देख ले भाई, 1 मिनट। हाँ जी भाई, इसमें फिर मैं कहूंगा तुम्हें बिल्कुल पीडीएफ आपको सारे ग्रुप में मिल जाएगी भाई। ये जो पहला वाला केस है ये है फेयर वैल्यू, इसके लिए भी आप एक पेज खाली रखेंगे क्योंकि आपको करना है। आप कहाँ से शुरू करेंगे सर? पीएनएल से, जल्दी से। बिल्कुल ऐसा ही खुबैब। अच्छा, अब इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से हमारी सिर्फ कंडीशंस रह गई हैं कि कब अमोर्टाइज कॉस्ट आएगा, कब ओसीआई आएगा, कब पीएनएल आएगा। सही है जी, सिर्फ कंडीशंस है। वो 15 मिनट का गेम है, वो अगली क्लास में होगा। पर फिलहाल अभी हम इसको सॉल्व करके दिखाएं। नहीं, यार एग्जामिनर तीनों नहीं, मैक्सिमम उसने 2 पूछे अब तक। बोलता है फिर तो ओसीआई या अमोर्टाइज कॉस्ट या पीएनएल से करके दिखाओ। एक मिनट देना भाई। अच्छा जानी, इधर मैं कहता हूँ वो सवाल एक में रहने दो। ऐसी एक चीज याद रही मुझे, तुम्हारी अभी की करंट नॉलेज पे 6 नंबर का सवाल था, 3 ये सही है। ये तुम्हारे सामने है, मैं रीड कर रहा हूँ, उसको थोड़ा फोकस करना। मैं कह रहा हूँ जुलाई 1 जिप्सम लिमिटेड ने परचेज किए हैं कितने डिवेंचर? 5000 डिवेंचर। प्लीज यार सॉरी मैंने तुम्हें वो करने के लिए बोला, पर वो तुमसे 10 सवाल जवाब तुमसे हो जाएंगे। सही है, लॉजिकली साउंड अभी तो देखना क्या कहता है ये। इशूड बाय आयरन लिमिटेड, वो इशूअर है, एट पार वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। ऐसा ही है भाई। The transaction cost associated with the acquisition of the debenture was, समझ आ रहा है क्या कह रही है? ओके, कूपन इंटरेस्ट रेट इज 11%। ये कूपन का मतलब क्या है? चलें जी सर, पर एनम पेबल एनुअली। मुझे पता है कि वो अगले आने वाले सालों में या अगली एग्जाम में वो सेमी एनुअली पूछेगा, वो भी मैं कराऊंगा ना। मैंने बोला तुम्हें सवाल है वो वाला, वो बिल्कुल बिल्कुल जानने वाला है तुम्हारे। अभी बताऊं मैं ऑन 30 जून। अच्छा देखें, इसका ईयर एंड है जुलाई से लेके जून, सही है। तो इसका जो ईयर एंड खत्म होता है 30 जून को हो रहा है। इसके बाद ऑन जुलाई 1 2018, प्लीज मेरी बात पे फोकस करना, ये आप लोगों ने जवाब देना है। ऑन जुलाई 1 2018 द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट was worked out at 9.5% per annum। याद है?
यार वो 11% है तुम्हारा, ये क्यों काम है? ट्रांजैक्शन का पक्की बात है। हाँ गलत, आप कंक्लूड नहीं कर सकते अभी जब तक आपने पढ़ा नहीं है ये। देखो फिर एक बात समझ आ रही है बच्चों कि मेरा IRR कम है, किस वजह से? अब तक ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से। किसकी वजह से? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से। चलिए जी, अब मुझे एक बात देखिए इधर, अभी तक पहले पूरे सवाल को केयरफुली पढ़ो बच्चों, क्या अभी तक प्रीमियम का जिक्र है? दैट मींस कि सवाल में प्रीमियम नहीं है। देखो मैंने इतना लॉजिकली पढ़ा है किसी वजह से। मैं पूरे सवाल को रीड करो, 5000 डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 है। दैट मींस कि देयर इज नो प्रीमियम, क्योंकि अब तक कोई जिक्र नहीं हुआ। अच्छा अगर मेरी बात समझो तुम, अगर प्रीमियम नहीं है और अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं होती, अगर मेरी बात सुनना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर नहीं होती, मैं आपसे पूछता हूँ मेरा क्या होता? वेरी गुड सर, सेम होता। पर अब मुझे बताओ अब क्यों सेम नहीं है? अच्छा यानी आपको एक बात देखो, यही सी पॉइंट पे हो रही है कि यहाँ पे वो सेम इसलिए नहीं है क्योंकि एक चीज है जिसका नाम क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बात समझ आ रही है? यहाँ पे प्रीमियम का कोई अमल दखल नहीं है। आगे देखो, इफेक्टिव रिटर्न बता दिया, वेयर एज द मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन सिमिलर डिबेंचर इज 11%। वो भाई मुझे पता है मार्केट में 11% ही है, वो सभी लोग मुझे कितने परसेंट दे रहा है? 11%। मेरा इंटरेस्ट कितना है? कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है ना कि भाई मार्केट में 11% है, तुम्हारा 9.5% क्यों? तुम्हें पता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से। लॉजिकल बात है। चलिए जी, इसके बाद एज ऑन 30 जून 2019 the debenture were quoted on Pakistan Stock Exchange at rupees, ये क्यों पे वैल्यू बता रहा है, साल के आखिर की बता रहा है ना, 30 जून 2019, तो ये क्यों बता रहा है? अब दूसरा मॉडल देखें क्या है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। जिसने एक साल की एंट्री पूछी तुमसे और 6 नंबर मांगे तुमसे। फिर जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर 30 जून 2019, डिबेंचर इज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट, और दूसरा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अब एक एक करके समझो मेरी बात। अमोटाइज कॉस्ट के लिए प्लीज तुम लोग बताओगे ताकि मेरे दिल को तसल्ली आए कि लॉजिकली समझो। अमोटाइज कॉस्ट के लिए ट्रांजैक्शन तो आईआर कौन सा लोगे? 9.5%, पक्की बात है। अच्छा किसी ने ये बात का जवाब देते ना मजा आएगा। हाँ 11%। क्यों भाई? ट्रांजैक्शन कॉस्ट का इम्पैक्ट नहीं है। आ सकते हैं 6 नंबर, क्या मुश्किल है ये? मैं तुम्हें सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि उसकी औकात है, उसकी लिमिट क्या है, यही है। सही, तुम्हारे सामने देखो यार, सीधा सीधा सवाल, और मतलब ये तो पुराना सवाल नहीं है, 19 का सवाल है ना, तो ये तो मतलब अभी होके गया ये। तो भाई एक बात याद रखो, अगर लॉजिकली साउंड है ना, कोई भी सवाल मुश्किल नहीं है। इसी बेस पे पास पेपर हो रहा तुमसे, ऐसा ही है। आखिरी बार मेरे साथ, अमोटाइज कॉस्ट के लिए तुम कौन सा रेट यूज करोगे? सर 9.5%। ऐसा ही है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का इम्पैक्ट शामिल है, क्योंकि वो ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट होगा। ऐसा ही है। अच्छा जी, फिर एक और बात बताओ, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के लिए क्या करोगे? 11%। रीजन? ट्रांजैक्शन कॉस्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा एक और चीज बताओ तो मेरे दिल को तसल्ली हो, अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल होता तो आईआरआर कम हो सकता था, वो क्या वजह होती? प्रीमियम होता। अगर प्रीमियम होता तो जाहिर सी बात है फिर वो अमोटाइज होता ना, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का यहाँ पे कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा अगर अमोटाइज कॉस्ट है तो क्या उसमें फेयर वैल्यू पे लेके जाओगे? नहीं, क्योंकि वो मॉडल ही कौन सा है? अमोटाइज कॉस्ट वाला। वेरी गुड जी। अच्छा अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, क्यों? चलो जरा ये ना सवाल करके दिखाओ, देखते हैं क्या करते हो जल्दी से। दोनों है ना, दोनों जानी। नाइनटी सिक्स फेयर वैल्यू कोड हुई है ना। मेरे सवाल में कितनी सारी फेयर वैल्यूज आ रही थी? मुस्तफा ये वो फेयर वैल्यू है आखिर में 96 की। सही है मुस्तफा? पहले कौन सा करना है? दोनों कर लेना, पहले अमोटाइज कॉस्ट कर लें फिर वो कर लें भाई।
बिल्कुल ऐसा है अनंत सर, बिल्कुल सही कहा आपने। पीएनएल मेथड में अगर प्रीमियम या डिस्काउंट जैसी कोई चीज होगी तो आईआरआर ऑब्वियसली चेंज होगा। इसमें कूपन के इक्वल इसलिए क्योंकि कोई प्रीमियम नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कुबैब, बिल्कुल सही कह रहे हो। करना ही नहीं है ना, सेटिस्फेक्शन तो फिर लंबी होगी ना। वो तो सर अगर 3 साल का पूरा डेटा तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, पर अभी तो सुकून से एक ही साल कर लो, सीधे सीधे नंबर है। सर अगर फेयर वैल्यू कम होगी तो हम पे कर रहे हैं, उसमें प्रीमियम का इम्पैक्ट नहीं होगा। फेयर वैल्यू कम कहाँ है मेरे बच्चे, कहाँ पर है भाई? फेस वैल्यू पे खरीदा तुमने, फेयर वैल्यू आगे जाके ऊपर नीचे होती है तो भाई आप उसका लॉस बुक कर लेते हो ना, उसमें कोई टेंशन की बात तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 पूरा ही होमवर्क कर लेना भाई, ये पास पेपर कर लो। उसका सजेशन मैं अभी सलंग भेज दूंगा जाते ही। अगर प्रीमियम होता तो पीएनएल के लिए कोई और रेट दिया होता। हमारी जैन जुल्फिकार एक बात पूछ रहे हैं, अगर प्रीमियम होता तो क्या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का भी आईआरआर होता? बच्चों जल्दी बताओ, अगर प्रीमियम होता, ऑनलाइन वालों आप भी, अगर प्रीमियम होता तो क्या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के लिए भी अलग से आईआरआर होता? पर क्या वो अमोर्टाइज कॉस्ट जैसा होता या अलग होता? किस वजह से? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से। देखो ये तुम्हें लॉजिक पता है क्यों, रीजन। तुम जब सवाल पिक करोगे ना एग्जाम में तो तुम्हें ये पता लगेगा यार मैंने रेट गलत तो नहीं पिक किया, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चल रही होगी इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना नहीं चाहिए। तो लॉजिकली साउंड होगा तो गलती वहीं आइडेंटिफाई हो जाएगी, अदरवाइज तो फिर गए। बस तुम बोल रहे हो सर सवाल करा दिया तो सवाल करा करा के, है ना? यही तो बात है। हफ्ता क्लियर है ये पक्का? दुआ करो 15 नंबर का आ जाए तुम्हारे एग्जाम में। इंशाल्लाह तुम इसमें हर टॉपिक की मांगोगे, ये बात गारंटीड है दादा, हर टॉपिक की तुम मांगोगे। ये बात है। बिल्कुल मेरी बुक अवेलेबल है ARTT में जानी। भाई तुम लोगों ने बुक ली नहीं ली? गुड। क्योंकि अब तक तो खैर इस पे स्क्रीन पे दिखता है, अब जो वो लीज के या वैसे लेंदी सवाल होंगे वो नहीं अपीयर होंगे यहाँ पे। डन। ऑडिट की भी बस आज प्रिंटिंग पे देनी है जानी, कल तक हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ भाई पहले अमोटाइज कॉस्ट से करें। 6 नंबर आ गए पेपर में। चलें जी सर, हमारी फेस वैल्यू जो है वो कितनी है? 5000 इंटू कितना आ गया ये? 5 लाख। हाँ भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? 24,000, तो ये आ गया सर 524,000 सीधा सीधा। अच्छा भाई आपने इसकी एंट्री बनाई, जनरल एंट्री मांगी है इसने?
इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, ये आ गया 524,000। और सर ये तो अमोर्टाइज कॉस्ट हो गया। यहाँ पे पीएनएल वाली एंट्री भी बना देता हूँ डे 1 की। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश, ये आ गया भाई। अच्छा जी सर, इसके बाद दोनों के शेड्यूल, ओपनिंग इंटरेस्ट कैश और क्लोजिंग। ओपनिंग इंटरेस्ट कैश, क्लोजिंग और फेयर वैल्यू। ओपनिंग आ गया यहाँ पे 524, इंटरेस्ट कितना 9.5% के हिसाब से 4, कैश कितना, क्लोजिंग 87। अच्छा जी, आपने इसकी एंट्री बनाई होगी सर, इन्वेस्टमेंट बल्कि कैश हुआ होगा आपका डेबिट 55,000 से, और आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट अमोर्टाइज होते हुए दिख रही है 5। सबने यही बनाई थी, सर 3 नंबर हो गए। इसके बाद सर ये आ गया 5 लाख, इस पे 11%, मेरी फेयर वैल्यू लॉस 20 का। अच्छा ये क्या, इंटरेस्ट भी सेम, कैश भी सेम, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑलरेडी एक्सपेंस आउट हो चुकी है। वेरी गुड जी। इसके बाद सर हमने कैश किया डेबिट 55,000 से, इंटरेस्ट इनकम भी कितनी 55,000, यानी कुछ अमोर्टाइज होते हुए मुझे दिखता नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपेंस आउट हो चुका है। चलिए जी सर, इसके बाद एक और एंट्री बनेगी, कितना है, हाँ भाई उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इन्वेस्टर का पूछना आसान लगा होगा। ये यहाँ खत्म होता है। अगली क्लास में मैं तुम्हें कंडीशन सिखा दूंगा कि कब कौन सी चीज कहाँ पे क्लासिफाई होती है। सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।